हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई पीजीबीपी रिवाइज हो जाएगा पूरा। 1 घंटा 38 मिनट की वीडियो है। मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, बिल्कुल चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद बस एक ही चीज़ आप लोगों को करनी है और वो ये कि आपने भाई पीजीबीपी के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं कम से कम 4 बार। इसी के साथ ये बता दूं, जब भी इंस्टीट्यूट अपनी आरटीपी एमटीपी निकालता है तो हम लोग उसे पूरा सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार की आरटीपी एमटीपी जो है हमने आरटीपी कर दी है, एमटीपी जैसी आएगा वो भी हम आप लोगों के लिए कर देंगे। एक बात, इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल का लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप प्लीज़ उस फाइल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं। और साथ साथ में एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ टाइम स्टैम्प बना दीजिएगा टॉपिक वाइज, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई शुरू की आधे घंटे की टाइम स्टैम्प बना दे, कोई लास्ट की, तो जैसे जैसा वीडियो देख रहे हैं थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं इतनी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर भाई मैं 1.5-2 घंटे आपको दे सकता हूँ पढ़ाने के लिए अलग से, तो आप लोग टाइम स्टैम्प बना सकते हैं। सो प्लीज़ नीचे टाइम स्टैम्प जरूर बना दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा टाइम स्टैम्प बना के, और जिसकी टाइम स्टैम्प बिल्कुल एक्यूरेट और सारी कंप्लीट होंगी मैं उसे पिन कर दूंगा उस कमेंट को। एक बात, दूसरी बात, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करवाना चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, हम उसकी भी रिवीजन वीडियो बना देंगे। हम लोग जूम पे लाइव रिवीजन्स करते हैं, लाइव पढ़ाई करते हैं। आप लोग अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडू91 ऐप पे एडू91 लाइव नाम से कोर्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमें जितने सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ उन सबके मैं जूम पे लाइव सेशंस लेता रहता हूँ, एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप चाहें तो पूछ सकते हैं उन बच्चों से जो लाइव सेशन अटेंड करते हो। अगर किसी ने भाई जूम लाइव सेशन अटेंड किया हो इन क्लासेस का, तो प्लीज़ आप भी अपना फीडबैक दे दीजिएगा। ऑल दो आप लोग, मुझे पता है आप लोग तो देख चुके तो दोबारा क्यों देखोगे, बट फिर भी अगर आप बाई चांस यहाँ पे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि जूम लाइव सेशंस में आप कैसे एंजॉय करते हैं मेरे साथ। ओके, तो ये है कुछ बातें। अब आप शुरू कीजिए। 1 घंटा 38 मिनट के अंदर आपका पूरा पीजीबीपी एक एक हमने चीज़ जो है वो उठा ली है। आपने बस उसको अच्छे से पढ़ना है। ऑल दी बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, नेगेटिव मत रहो, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहो, पॉजिटिव सोचो कि मैं इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में अपना बेस्ट क्या दे सकता हूं। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आपका चहीता मित्रों। और वो क्या है? वो है साहब पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम टैक्स में आता है सर ये बहुत ज्यादा मार्क्स का, लगभग लगभग आप मान के चले सर 15 नंबर के आसपास का सर ये आ सकता है। और जब मैं 15 नंबर बोलता हूं तो 15 नंबर 60 में से बोलता हूं, और जब 15 नंबर 60 में से बोलता हूं तो याद रखिए लगभग 25% जो है वो हो जाता है। पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे आराम से और बैठ के शांति से। पूरी वीडियो देखिएगा, 3-3 4-4 बार देखिएगा, क्योंकि वैसे पीजी आपको रिवाइज करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के साथ आप करेंगे तो आपको जो है बहुत कम समय लगने वाला है। राइट, तो अब जल्दी से चलते हैं सर अपनी पीजीबी की स्क्रीन पे और देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो पीजीबी का चार्जिंग सेक्शन हम सबको पता है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन नंबर 28। कम ऑन गाइस, सेक्शन नंबर 28। राइट, चार्जिंग सेक्शन 28 को हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर के एंड में मैंने आपको 28 के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो हम लोग जरूर 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 पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, उसकी जो इनकम होती है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो आप वो जो इनकम होती है वो कौन से हेड में जो है वो टैक्सेबल होती है? वो सब पीजीबी हेड में जो है वो टैक्सेबल होती है। राइट, अच्छा जी। इसके बाद गाइज 2-3 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। सेक्शन 28 में भी बहुत सारी और बातें हैं जो हम लोग कब पढ़ेंगे? चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहां पे आपको कोई मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप अपनी इनकम निकाल लो वैसे जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करते हो। हाँ, आईसीडीएस है वो सर अपने सिलेबस में नहीं है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, तो उनकी बिल्कुल फिक्र जो है वो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि पीजीबी में एक्चुअली में हमें करना क्या होता है। पीजीबी में एक्चुअली हमें करना क्या होता है? पीजीबी में साहब हमें निकालनी है इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रॉफिट निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहता है, दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बस याद रखिएगा कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है, उसके लिए जो है पूरा का पूरा लॉ बनाया गया है। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा कि रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है, इसको लेकर पूरा का पूरा जो है वो लॉ बनाया गया है। राइट, सो बेसिक प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम, बट सर रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होता है वो पीजीबी का अपना अलग से एक लॉ है। अब बात करते हैं सर सेक्शन नंबर 37 पे, जो कि सर जनरल डिडक्शन से डील करता है। सेक्शन 37 आपको बोलता है, देखिए साहब सिंपल सी बात है,
आपको किसी भी खर्चे की हम डिडक्शन दे देंगे, बस बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल नेचर का होगा तो सर उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। कम ऑन, कैपिटल नेचर का होगा तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, और साथ साथ में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर किया हो और किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली कवर ना हो। ये 4 बातें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएंगी आपको जिंदगी में। नंबर 1, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कैपिटल नेचर का ना हो, इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो, और किसी और सेक्शन में स्पेसिफिकली कवर ना हो। रिजर्व्स एंड प्रोविजन की कोई भी डिडक्शन जो है आपको पीजीपी के अंदर नहीं मिलती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट की डिडक्शन जो है वो बैंकिंग सेक्टर को मिलती है, लेकिन सर वो हमारे कोर्स का पार्ट ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37, ये सर आपको जो है एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह के फॉर्म में जो है आपसे पूछी जा सकती है। करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स अलाउड डिसअलाउड वाले क्वेश्चन में जो है ये आपके अगेंस्ट जो है यूज की जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी एक्टिविटी जो कोई ऑफेंस है किसी भी लॉ में और प्रोहिबिटेड है, एनी एक्टिविटी विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ, उस पे आपने कोई भी अगर खर्चा किया तो वो आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने अगर किसी को ब्राइब दी है तो ब्राइब की आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, या फिर आपने किसी लॉ के अंदर कोई पेनल्टी दी है आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ द स्टार पॉइंट इज दैट कि साहब अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे साथ साथ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोई पेनल्टी देते हैं तो सर उसकी आपको रिडक्शन मिलेगी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट में सर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसकी जो उसमें आपको जो पेनल्टी देनी पड़ रही है उसकी आपको रिडक्शन मिलेगी। ब्रीच ऑफ लॉ किया है तो आपको कोई भी रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। देन इसके बाद सर हमारे सेक्शन नंबर 37 के अंदर जो है एक एक्सप्लेनेशन और ऐड की गई है, और वो एक्सप्लेनेशन कौन सी, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 अब हो जाती है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है कि सर कंपनीज जो सीएसआर पे खर्चा करती हैं उसकी रिडक्शन जो है वो पीजीपी हेड में वो नहीं क्लेम कर सकती हैं। ये बात हमने पहले भी जो है आपको समझाई हुई है। लेट मी रिपीट गाइज, ये बात पहले भी जो है आपको समझाई हुई है कि भाई आपको पीजीपी हेड में सीएसआर के खर्चे की जो है वो डिडक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देन इसके बाद ये भी सर आपसे जो है ट्रू फॉल्स एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में तो आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, आप किसी नॉर्मल अखबार में अगर खर्चा करते हैं, नॉर्मल अखबार बोले तो फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान या और एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे अगर आप कोई खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट पे तो आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 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 अगर आप खर्चा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट के लिए तो आपको जो है वो डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। एक बार आपको बोनस पॉइंट दे रहा हूं यहां पे कि एक बार जब भी आप लोग ये सेक्शन रिवाइज करेंगे तो फिर भगवान के लिए जाके एक बार 80GGB और 80GGC अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। ये चैप्टर 6A की डिडक्शन से जो है वो डील करते हैं। ओके, चलिए। देन एक सर क्वेश्चन ये भी है, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस इज चार्जेबल टू टैक्स, क्या बोलते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है वो इनकम चाहे लीगल बिजनेस की हो चाहे इलीगल बिजनेस की हो, वो भाई साहब आपके लिए जो है वो चार्जेबल टू टैक्स होने वाली है। गवर्नमेंट जो है ये नहीं बोल सकती कि इलीगल इनकम की इलीगल बिजनेस की इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है सर चैट में, सर सामना शिवसेना का है तो मिलेगी कि नहीं? अरे यार भव्य, आप शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ। सामना उनकी मैगजीन या फिर उनका न्यूज़पेपर है, हाँ। आपने उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए, हाँ, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब इसमें अलग क्या था भव्य, मुझे ये बताओ। मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया बेटा वही बात तो आपने पूछी दोबारा से, तो यार रिवीजन है, चलने दो, और बेसिक बात आप दोबारा पूछ रहे हो। एनीवेज, चलिए। उसके बाद सर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखिएगा जरा, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सर आपको कोई टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करके बताया गया है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप एसेट परचेज करते हैं कैपिटल, रूटीन में खर्चा करते हैं रेवेन्यू, राइट। जब आपको एक खर्चे का बेनिफिट ओवर द ईयर्स मिले कैपिटल, जब सर उसका विद इन द ईयर खत्म हो जाए या एक शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए तो वो रेवेन्यू। जो रेकरिंग नेचर का हो रेवेन्यू, जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो कैपिटल, राइट। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं गाइस, ये आपसे एग्जाम में आपसे पूछेंगे नहीं, डोंट वरी एट ऑल, बट फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 किस बात से डील करता है? ध्यान से देखिएगा, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स, 31 पे नजर डाल लेते हैं। रिपेयर एंड इंश्योरेंस और मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, याद रखिएगा, रेंट ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर 37 में जाएगा, बट रेंट ऑफ बिल्डिंग जो है वो 30 में जाएगा। 31 में आप देखिए स्पेसिफिकली सिर्फ दो ही चीजें लिखी है, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, रेंट एंड इंश्योरेंस ओनली। तो आपने मशीनरी रेंट पे ली है, आप उसका जो रेंट दे रहे हैं वो 31 में। आपने मशीनरी खरीद रखी है, उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं 31 में। मशीनरी रेंट पे ली है, उसका इंश्योरेंस आप ही करा रहे हैं 31 में। लेकिन अगर मशीनरी के लिए आपने सॉरी, मशीनरी जो रिपेयर वाला अमाउंट है, सॉरी मैं बार बार रेंट बोल रहा था, रिपेयर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिपेयर सर यहाँ पे आएगा। और आपको जो रेंटल आएगा, अगर मशीनरी का रेंटल आएगा तो वो कहां पे जाने वाला है बेटा? वो 37 में जाने वाला है। फिर से बोल देता हूं, इधर देख लीजिए जल्दी से,
मशीनरी के रिस्पेक्ट में अगर आपका रिपेयर और इंश्योरेंस है तो वो जाएगा सेक्शन नंबर 30, वो जाएगा आपका सेक्शन नंबर, अरे हट जा भाई, वो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 31 के अंदर। और अगर आपका अदर एक्सपेंस है प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में तो वो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 37 के अंदर। अगर आपने मशीनरी पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है बेटा तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 32 में मिलेगी, बोले तो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। आई होप ये बात समझ आ गई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलिए, हाँ जी जल्दी बोलिए चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया रोमा जी, शिवानी जी, ग्रेट। चलिए जी अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग वाले पे सर हम लोग खासा ध्यान लगाएंगे। देखिए बिल्डिंग में आपने करंट रिपेयर्स कराई हैं, अलाउड हो जाएंगी। म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, अलाउड हो जाएगा, बट सब्जेक्ट टू 43B। एक बार दिमाग में बोल लीजिए, सब्जेक्ट टू 43B। 43B क्या है हम अभी रिवाइज करेंगे। आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया, उसके लिए प्रीमियम दिया है, सेक्शन 30। अगर बिल्डिंग आपकी अपनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिल्डिंग आपकी अपनी है तो क्या आप अपनी है आपको रेंट पे करके उसे पीजीबी में डेबिट कर सकते हो? आंसर इज नो। बिल्डिंग अगर आपकी अपनी है तो क्या आप अपनी आपको रेंट पे करके उसे पीजीबी में डेबिट कर सकते हो? आंसर इज नो। नोशनल रेंट की डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होती है। हाँ ये बात याद रखिएगा कि भाई साहब इस तरह की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में एसेसिबल नहीं होती है। इस तरह की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में एसेसिबल नहीं होती है। बिल्डिंग अगर आपकी है तो आप नोशनल रेंट डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर डैश क्लेम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे चैट में बताएं, आप उस पर डैश क्लेम कर सकते हो। कम ऑन गाइस, आप उस पर डैश क्लेम कर सकते हो। बिल्डिंग आपकी अपनी, वेरी गुड खुशबू, आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। प्रिंस सिद्धार्थ बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी चलिए अब आगे चलते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर बिल्डिंग सर आपने रेंट पे ली है तो आप रेंट की डिडक्शन ले सकते हो। आपने अगर कोई रिपेयर कराया उसकी डिडक्शन ले सकते हो। आपने रेंटेड बिल्डिंग के खुद से म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए उसकी डिडक्शन ले सकते हो। आपने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया उसकी डिडक्शन ले सकते हो। और अगर आपने रेंटेड बिल्डिंग में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। जब आप लोग कोई शॉप लेते हैं तो सर वो आपको रॉ शॉप मिलती है, ऊपर आपने फॉल सीलिंग लगवाई, टाइल्स लगवाई, आपने और बहुत सारे सर फर्नीचर फिक्सचर लगाए, तो डेफिनेटली आप उस पर जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। राइट, तो हमारा सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 37 जो है कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 की। बहुत सिंपल सा सेक्शन है। कोई भी एसेट है सर आपके पास, कोई भी खर्चा है आपके पास जो आपने पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए किया है, तो जितना आपने बिजनेस पर्पस के लिए किया है आपको उसकी डिडक्शन जो है मिल जाएगी। बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है 60% आपने बिजनेस पर्पस के लिए चलाई है, तो भाई साहब आपके जितने भी खर्चे हैं गाड़ी से रिलेटेड 60% की आपको डिडक्शन मिलेगी, 40% की आपको जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी। आई होप ये बात क्लियर है। दिस वाज सेक्शन नंबर 38। ओके अब चलते हैं सर सेक्शन नंबर 36 पे। सेक्शन नंबर 36 बहुत सारे एक्सपेंसेस बताता है और मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है क्लॉजेस मगअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्लॉजेस बिल्कुल मगअप करने की जरूरत नहीं है गाइस। राइट, आइए जरा देखते हैं। सो पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, सेक्शन 36। अगर आप लोग स्टॉक के लिए अपनी अपनी स्टॉक एंड ट्रेड के लिए इंश्योरेंस पे करते हो तो क्या होगा, तो भाई साहब आपको जो रिडक्शन मिल जाएगी, कोई कंडीशन एज सच अटैच नहीं है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, आपने अपने इंप्लॉइज की मेडिक्लेम पॉलिसी कराई, आपने अपने इंप्लॉइज की मेडिक्लेम पॉलिसी कराई है, क्या आपको रिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज यस। एक कंडीशन अटैच है, वो है पेमेंट अदर देन कैश। कम ऑन, पेमेंट अदर देन कैश। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, सवाल पे बवाल हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, क्या आपको सेक्शन 36 में रिडक्शन मिल जाएगी? कम ऑन गाइस जल्दी बताइए। नो, वेरी गुड यार, आप लोग क्या जबरदस्त आंसर देते हो, दिल खुश कर दिया। काश मैं यूट्यूब वालों को दिखा सकता कि चैट हमारी जो है क्या जबरदस्त है। तो बिल्कुल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा, क्यों नहीं मिलेगी? उसकी डिडक्शन से सोल प्रोप्राइटर जाके एटीडी में लेगा। यहाँ पे अगर आप अपने इंप्लॉय की इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको जो है वो डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है। अच्छा जी, बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन की डिडक्शन मिलती है क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलती है। बस अगर वो इन प्लेस ऑफ डिविडेंड दे रखा है, अगर वो इन प्लेस ऑफ डिविडेंड दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। 3 शेयर होल्डर थे, आपने उनको डिविडेंड देना था, आपने उनको डिविडेंड ना देके बोनस कमीशन दे दिया, तो अब इस बोनस कमीशन की जो है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, बोनस एंड कमीशन पे भी 43B लगता है। कम ऑन, बोनस एंड कमीशन पे भी 43B लगता है। 43B हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अच्छा जी, देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर ये। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट पे करा है और बस बिजनेस पर्पस के लिए किया है, ये बात याद रखिएगा, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। 2-3 बातें सुन लीजिए। आपका लोन अमाउंट कुछ भी हो, आपका इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, आपने रेवेन्यू पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था, आपने कैपिटल पर्पस के लिए जो है वो लोन लिया था,
ये सारी चीजें जो है सर आपको मायने नहीं रखती है। आपने बस भाई बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपका कोई भी लोन था उसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी इंटरेस्ट है उसकी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। अगेन सब्जेक्ट टू 43B, ये भी चीजें हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें 40AI और 40AIA भी लग सकता है, ये बात याद रखिएगा। जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो उसमें TDS के प्रोविजंस भी हैं, तो 40AI, 40AIA और 43B, ये तीनों सेक्शन जो है पढ़ते समय हम लोग देख लेंगे। जिनको जो ये पूछ रहा है कि 43B क्या है, मेरे पास एक चैट में क्वेश्चन आया है सिर्फ 43B क्या है, मैं बस एक ही भाई मैं डांटना चाहता हूं तुम्हें, मैं लिटरली तुम्हें डांटना चाहता हूं। तुम इनकम टैक्स का पेपर देने वाले हो नवंबर में और तुम पूछ रहे हो 43B क्या है। आई एम रियली सॉरी अगर आपका कॉन्फिडेंस इससे टूट रहा है और आपको डिमोटिवेशन मिल रही है। आई एम रियली सॉरी गाइज, मतलब मैं क्या बोलूं आप लोगों को, आपको सेक्शन 43B नहीं पता। जो बच्चा मुझसे चैट में पूछ रहा है कि 43B क्या है, भाई साहब आई कांट हेल्प इट, प्लीज 43B अभी रिवाइज कराऊंगा, पढ़ लेना। और आपने नहीं पढ़ा है तो भाई क्या करोगे तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता। आइए देन एक सर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लोन लिया था कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए, तो टिल द टाइम ऑफ पुट टू यूज जो भी इंटरेस्ट बनता है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, आपने लोन लिया था कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए, टिल द टाइम ऑफ पुट टू यूज वो कैपिटलाइज होगा उसका इंटरेस्ट, और पुट टू यूज के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी आपको जो है नॉर्मल डिडक्शन मिलती रहेगी। कैपिटलाइज होने से मेरा मतलब क्या है, मान लेते हैं आपने 10 लाख का एसेट खरीदा था, टिल द टाइम ऑफ पुट टू यूज 50,000 तक का इंटरेस्ट बन रहा था, तो वो 50,000 जो है वो 10 लाख में ऐड हो जाएगा। अब आप डेप्रिसिएशन जब क्लेम करेंगे वो 10,50,000 में क्लेम करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का भी आप रेलेवेंस जो है यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। और उसके बाद से जब वो पुट टू यूज हो गया उसके बाद से बेटा क्या होगा, उसके बाद से साहब आप लोगों को क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा जी, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया, इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा था। देन बात करते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड की। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, ऐसे बॉन्ड सर जिन पे जो कूपन रेट है वो जीरो है, यानी जिन पे इंटरेस्ट रेट है वो जीरो है, एज सिंपल एज दैट। वन, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड 90 पे इशू हुआ, 100 पे रिडीम होगा, 10 रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को, मान लेते सर 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड थे, टोटल लॉस 10 लाख का हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड जो 10 साल के लिए इशू था, तो अब आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या ये 10 लाख का लॉस मैं 1 साल में राइट ऑफ करूं या 10 साल में राइट ऑफ करूं, सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड तुषार, मजा आ गया। उज्जवल, आशीष, पराग, रोहित, रोहन, क्या बात है, मैं सबके नाम भी नहीं ले पा रहा और मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि 10-15 मिनट के नोटिस पे 200 बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं सर, क्या बात है। आइए तो अब जरा बात करते हैं दोबारा से कि भाई हमारे पास जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी जो आपको उस पर जो आपका लॉस हो रहा है, उस पर आपके जो रिडम्पशन के टाइम पे जो चार्जेस बन रहे हैं उसकी रिडक्शन जो है आपको ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड मिलने वाला है, एक साथ वो आपको जो है अलाउ नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, सिद्धार्थ ने टाइम बता दिया कि मिनिमम जीरो कूपन बॉन्ड 10 साल के लिए इशू हो सकता है और मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू हो सकता है, शाबाश बेटा। देन इंप्लॉयर अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अप्रूव सुपरएन्यूएशन फंड में, तो इंप्लॉयर के अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, बिल्कुल सर इंप्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी। 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा कि भाई साहब आपका वो फंड जो है वो अप्रूव होना चाहिए, अगर फंड अप्रूव नहीं हुआ तो आपको जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपका प्रोविडेंट फंड जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन अगर सर इंप्लॉयर पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो बेटा इसको मैं यहाँ पे भी कवर नहीं करूंगा, ये हमें कवर करना चाहिए सेक्शन 80CCD के साथ, तो प्लीज वहां पे आप कवर कर लीजिएगा। अच्छा, बाई चांस मैं आपको एक बात और अपडेट दे दूं कि नवंबर 2020 के जो आरटीपीज आए थे, आरटीपी के आगे के जो दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे हमने दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, आप आई बटन में जाके या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आरटीपी नवंबर 2020 इनकम टैक्स नीरज अरोड़ा, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, हमने पूरा का पूरा जो है सॉल्व कर लिया है, राइट। तो प्लीज जाके उसको एक बार देख लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के दिए हैं आई सैन, एकदम झकास क्वेश्चन बना के दिए हैं, राइट। जिसने देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, तो ग्रेचुइटी फंड जब भी आ जाए माइंड में से एक बात याद रखिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ग्रेचुइटी फंड अप्रूव नहीं है तो आपको जो है फंड बनाते समय डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर ग्रेचुइटी फंड अप्रूव्ड है तो फंड में जब कंट्रीब्यूट करते जाएंगे तो डिडक्शन मिलेगी, लेकिन जब फाइनल पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी एक खर्चे की डिडक्शन जो है वो एक ही बार मिलती है। आरटीपी के बाकी जो क्वेश्चन है वो दोबारा सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आगे भी सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। अभी रिवाइज करते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इसको बिल्कुल मत मिस करके जाइएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है और आग लगा सकता है। देखिए, इंप्लॉय जब अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर को देता है, इंप्लॉयर को बोलता है जाके आगे फंड में डाल देना, तो जैसे इंप्लॉय देगा हिस्सा तो सर ये इंप्लॉयर की इनकम बन जाएगी, और इंप्लॉयर जब इसे आगे डालता है तो उसे डिडक्शन मिल जाती है। अगर इंप्लॉयर ने इसे आगे नहीं डाला तो सर ये जो इंप्लॉय ने अपना पैसा इंप्लॉयर को ट्रस्ट करके दिया था ये हम इंप्लॉयर की इनकम में ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा, इंप्लॉयर को पैसा आगे डिपॉजिट कराना होता है बाय द ड्यू डेट्स मेंशन्ड इन द रेलेवेंट एक्ट। फॉर एग्जांपल, प्रोविडेंट फंड का पैसा अगर इंप्लॉय का इंप्लॉयर के पास आया तो इंप्लॉयर को प्रोविडेंट फंड एक्ट की रेलेवेंट डेट तक जो है ये पैसा डिपॉजिट कराना है, और अगर इंप्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों,
ये जो अमाउंट है अब सर ये इनकम में ऐड हो जाएगा, और अब इस खर्चे की डिडक्शन चाहे इंप्लॉयर बाद में करा भी दे, इंप्लॉयर को सर कभी भी इसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बहुत बड़ी बात जो है वो समझा दी है, राइट। अच्छा जी, देन उसके बाद सर आगे चलते हैं, परचेज ऑफ एनिमल। ये सर एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है इसका, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, परचेज ऑफ एनिमल की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो भाई साहब जब आप एनिमल खरीदते हैं आपको कोई डिडक्शन नहीं, उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं। जब उस एनिमल की डेथ हो जाती है, वो यूजलेस हो जाता है, आप उसको बेच देते हैं, तो जो पैसे मिलते हैं और जो पैसे आपने खर्च किए थे, आपने 10,000 का एक एनिमल खरीदा था, 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 9,000 यानी 10 माइनस 1 करके 9,000 जो आता है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। बेड डेट्स, ये भी गाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। बेड डेट्स की डिडक्शन कब मिलती है? पहली बात, बिजनेस के रिस्पेक्ट में डेट होना चाहिए। दूसरी बात, वो डेट जो है आपकी सेल्स में काउंट हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, सर आपने उसको राइट ऑफ किया हो तो आपको जो है डिडक्शन मिल जाती है। और याद रखिएगा, जो बेड डेट्स कर जाए वो चोर, जब बेड डेट्स वापस आ जाए तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, रिपीट करता हूं, जब बेड डेट हो जाए, जो बेड डेट कर जाए वो चोर, लेकिन जब बेड डेट्स वापस आ जाए तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। आई होप ये बात आप लोग याद रखने वाले हैं। यानी जब बेड डेट्स रिकवर होते हैं तो जिन बेड डेट्स की आपको पहले डिडक्शन नहीं मिली होती वो तो सर वहीं पे टैक्सेबल हो गए थे, जिनकी आपको डिडक्शन मिल गई होती है और वो जब रिकवर होते हैं तो सर वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, irrespective of the fact that whether the assessee is running that business or not। यानी आपका बिजनेस अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता तो भाई साहब आपके लिए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं भी करता तो भी। आई होप ये बात जो है बिल्कुल क्लियर है। कम ऑन गाइस, जल्दी से बता दीजिए, आपकी सेल की एंट्री, राइट ऑफ की एंट्री जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रिंस, शाबाश, जिगर, नवित, रोमा, राहुल, खुशी, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा बट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए साहब, इसके बाद सर ये हमने क्लास में बड़ी अच्छी तरह कवर कर लिया था। प्रोविजन वाला सर मुझे हमेशा से लगता है सर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आईसीए ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, इसमें सर सबसे खास बात क्या याद रखेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग की जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है मित्रों किसको? वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है कंपनी को। वेरी गुड। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो सर उसी साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कैपिटल नेचर का है तो बेटा आपको 5 साल में डिडक्शन मिलेगी, 5 साल में उसे एमोटाइज किया जाएगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, वो ऑटो कवर हो जाते हैं सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट के साथ और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के साथ। एसटीटी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप सर ट्रेड कर रहे हैं और सर एसटीटी पे करते हैं अपनी इनकम, आप बिजनेस में पीजीबी में दिखाना चाहते हैं तो आपको एसटीटी की डिडक्शन मिलेगी। सेम सर आपको कॉमोडिटी की डिडक्शन मिलेगी। किसी बच्चे को अगर एसटीटी नहीं पता क्या होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यूट्यूब पे जाएं और एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ मेरा नाम लिख दें, आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी जिसमें आप एसटीटी जो है समझ सकते हैं। बट एनीवेज, हमने सर ये पढ़ लिया था भाई, एसटीटी और सीटीटी की आपको जो है डिडक्शन मिल जाती है, कोई भी दिक्कत की बात, परेशानी की बात नहीं है। चलिए, इसके बाद सर 43B पे आते हैं। मैं सर इस सेक्शन की कितनी तारीफ करूं भाई, ये सेक्शन तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के डॉग से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, मतलब हर किसी से जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए जरा यहाँ पे सर, ये एक ईयर है, ये दूसरा ईयर है। इस ईयर में आपने एक एक्सपेंस किया है, आपको इस, और वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है, और वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है। एक कॉल आ रहा है, जरा मैं बता दूं भाई साहब, लाइव क्लास में हूं मैं इस समय, मैंने आपको व्हाट्सएप भी डाला था। हाँ जी, तो ये इस ईयर का खर्चा है, जरा ध्यान से देखिए, ये इस ईयर का खर्चा है साहब। इस ईयर के खर्चे की डिडक्शन जो है आपको इस ईयर में कब मिल सकती है? ध्यान से रखिएगा, आपको इस ईयर में तभी मिल सकती है जब आपने वो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर या तो इस ईयर में पे कर दिया हो, या तो इस ईयर में पे कर दिया हो, या इसी ईयर की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 तक जो है पे कर दिया हो। याद रखिएगा, खर्चा इस साल का है तो आप यहां तक मैक्सिमम पे कर सकते हो। अगर आपने यहां तक पे कर दिया तो आपको इस ईयर में ही, यानी कि मान लेते हैं ये 19-20 है तो आपको 19-20 में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने रिटर्न की डेट के बाद, अपने रिटर्न की डेट के बाद जो है वो आपने पेमेंट करी है तो आपको डिडक्शन कब मिलेगी? जब पेमेंट करिए तब। यानी कि मैं मान लेता हूं रिटर्न की डेट फॉर एग्जांपल 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर तक अगर आपने पे कर दिया, 19-20 का खर्चा था, 30 सितंबर तक आपने कभी भी पे कर दिया, 19-20 में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 30 सितंबर के बाद अगर आपने पे किया, मान लेते 1 अक्टूबर को आपने पे किया, तो आपको बेटा 20-21 में जो है डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे सिर्फ रिटर्न की डेट उसी साल की देखनी है जिस साल का खर्चा है। मुझे सिर्फ रिटर्न की डेट उसी साल की देखनी है जिस साल का खर्चा है। आई होप ये बात समझ आ चुकी है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया। लीजिए सर, अब सर हम लोग देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि डिडक्शन जो है पेमेंट बेसिस पे मिलती है, जिस साल का खर्चा है उस साल में या उस साल की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक अगर डिपॉजिट करा दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अच्छा जी, फिर डिडक्शन कब अलाउ होगी? अब जब भी आपने पे किया तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और वो सर्टेन सम कौन से?
टैक्स ड्यूटी सेस याद रखिएगा गाइस, इसके अंदर अमेंडमेंट है और हम रिवीजन वीडियो में सारी अमेंडमेंट भी कवर करने वाले हैं। इसी बात पे एक बार अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो लाइक कर दीजिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, आपका भाई आपके साथ है, राइट। तो अमेंडमेंट भी हम साथ साथ इस वीडियो के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। आइए, तो टैक्स ड्यूटी सेस मेरे साथ साथ, टैक्स ड्यूटी सेस स्पेसिफाइड पेमेंट है। इंप्लॉयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड और ग्रेचुटी फंड में, वो भी आपकी स्पेसिफाइड पेमेंट है। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, कम ऑन, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय अगर आप पे कर रहे हैं वो भी आपके लिए स्पेसिफाइड पेमेंट है, हमने डिस्कस भी कर लिया था सेक्शन 36 पढ़ते समय। अगर आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को भी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर सर आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी शेड्यूल और कोऑपरेटिव बैंक को, तो भी 43 भी एप्लीकेबल होगा। और अब जो अमेंडमेंट है ध्यान से सुन लीजिए, अमेंडमेंट ये बोलती है साहब कि आपके लिए जो है भाई साहब, कोऑपरेटिव बैंक तो था ही, शेड्यूल्ड बैंक तो था ही, पब्लिक फाइनेंशियल थे ही, अब एनबीएफसी भी आ गई हैं। कौन कौन सी एनबीएफसी आ गई हैं जरा देखिए, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। नाउ व्हाट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी? ऐसी एनबीएफसी जो सर क्या करती है, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द होल्डिंग और पब्लिक डिपॉजिट, वो तो है ही, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, बट टोटल एसेट्स ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपए हैं उसके पास। तो यानी कि सिस्टम के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी के ऊपर, ऐसी एनबीएफसी के लोन के ऊपर भी अब क्या लग जाएगा, 43B। देखिए लोग बात पेमेंट करते नहीं है इंटरेस्ट की, और डिडक्शन ले लेते हैं एक्रूअल बेसिस पे कह के। तो भाई साहब गवर्नमेंट ने बोला इधर आओ, आज के बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, और इससे एनबीएफसी को मदद मिल रही है। नहीं तो एनबीएफसी को पेमेंट नहीं कर रहे, उसको इंटरेस्ट दिखा के जो है क्या क्लेम कर रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा साहब कि आपने अगर सर अब शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी का अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो आपको डिडक्शन 43B के अकॉर्डिंगली मिलेगी। देन अगला जो हमारा स्पेसिफाइड सम है वो है लीव एनकैशमेंट, और साथ साथ में 1-2 साल पहले अमेंडमेंट आई थी, अगर आप इंडियन रेलवेज के कोई एसेट यूज कर रहे हैं और आप उसके लिए पेमेंट करते हैं इंडियन रेलवेज को, तो भी आपको जो है पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं सर, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को बोरिंग में कन्वर्ट कर लिया तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी कन्वर्जन पे। आपको उसकी डिडक्शन कब मिलेगी, जब आप एक्चुअली में पे करेंगे। कब मिलेगी? शैल बी अलाउड इन द ईयर इन विच सच कन्वर्टेड लोन इज एक्चुअली पेड। In other words, interest converted into loan shall not be considered as payment of the interest. I hope आपको ये बात समझ आई, और यहाँ पे हमने अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019 में जो है वो कवर कर ली है। चलिए जी आगे चलते हैं सर। सेक्शन 40 एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस, प्लीज कोई बच्चा इसको मिस नहीं करेगा, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, साथ में रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा ध्यान समझिएगा। हम लोग सर 2 सेक्शंस की बात करने वाले हैं, 40AI और 40AIA, राइट। 40AIA देखिए, ये अदर देन सैलरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सब पर एप्लीकेबल है, सब पर। बेसिकली होने के वाला भी आपको बताता हूं, आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पहला जुल्म। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट कहां जा रही है, नॉन रेजिडेंट को जा रही है, आउटसाइड इंडिया जा रही है। यहाँ पे कहां पे है, इंडिया में जा रही है। यहाँ पे कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, यहाँ पे सिर्फ 30% डिसअलाउ होने वाला है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जुल्म दोनों में सेम है, टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। हाँ जी, टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। सेम बात यहां पे भी एप्लीकेबल है कि आपने किसी को पेमेंट करी, उसका टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद मित्रों एक जुल्म और भी है, टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन 139(1) की ड्यू डेट्स तक डिपॉजिट, ड्यू डेट, डीडी मतलब ड्यू डेट्स तक डिपॉजिट नहीं किया। सेम जुल्म यहां पे भी है। तो 2 कारणों से आपको जो है क्या लग सकता है, 2 कारणों से आपके ऊपर जो है डिसअलाउंस लग सकता है 40AI और 40IA का। आई में और आईए में डिफरेंस समझ लीजिए, आई सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी, आईए सारी पेमेंट्स, आई नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आईए सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पेमेंट्स पे लगता है। आई में डिसअलाउंस 100% है, आईए में डिसअलाउंस 30% है। दोनों में जुल्म जो है वो सेम है। नंबर 1, टीडीएस डिडक्ट करना था, 19-20 की पेमेंट है और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अच्छा जी, फिर दूसरा जुल्म, 19-20 की पेमेंट है, टीडीएस डिडक्ट, ध्यान से देखिएगा, 19-20 में टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन 19-20 की ड्यू डेट तक डिपॉजिट जो है वो नहीं कराया। इधर देखिए, उसको मैं डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा फास्ट वे में। ये देखिए, ये 19-20 में आपने पेमेंट करी, ए ने बी को पेमेंट करी, टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं 19-20 में, आ गए सर 40AI और 40I में आ गए, डिपेंडिंग अपॉन बी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर बच्चों रेजिडेंट है तो क्या लग जाएगा 40AIA, अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या लग जाएगा, कम ऑन गाइस, 40AI।
अच्छा, फिर उसके बाद फिर से देखिएगा जरा, नेक्स्ट में क्या हुआ कि भाई 19-20 में टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, 19-20 में टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया गाइस, लेकिन 19-20 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मान लेते 30 सितंबर, वहां तक आपने डिपॉजिट नहीं किया तो भी सर आपको जो डिसअलाउंस लग जाएगा 40A का, 40A का, राइट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होता है, नेहा जी प्लीज अच्छे से पढ़िए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होता है। ओके अच्छा, अब जरा यहां पे एक अमेंडमेंट आई है, उसको भी देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि हम अमेंडमेंट साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। पहले आपको ये दो जुर्म समझ आ जाने चाहिए, एप्लीकेशन समझ आ जानी चाहिए। डिसअलाउंस 40A में कितना है, चैट प्लीज मुझे बताएं, 40A में कितना है, 40A में कितना है, वेरी गुड 100%। और 40A में कितना है, कम ऑन चैट जल्दी बताइए, 40A में कितना है, 30%। क्या बात, स्पीड देखो भाई तुम लोगों की, ओए होए 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 होए, मौज ही आ गए भाई बिल्कुल। अच्छा जी, एनीवेज चलिए, अब सर जरा यहां पे पढ़ते हैं कुछ चीजें, जरा ध्यान से देखिएगा। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, तो पहले एक बात थी जो सिर्फ 40A में एप्लीकेबल थी, आईए बोलिए मेरे साथ, आईए 40A में एप्लीकेबल थी, वो क्या थी कि साहब अगर जिसका टीडीएस डिडक्ट होना था, आपने तो डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, लेकिन जिसका टीडीएस डिडक्ट होना था उस भाई ने अपने वो जो आपको जो अमाउंट दिया उसने उसको अपनी रिटर्न में दिखाया, अपनी इनकम माना, उस पर टैक्स पे कर दिया, और आपने यानी पेयर ने एक सर्टिफिकेट लेके दे दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि पेई ने ये सारा काम कर दिया है, तो 40A में आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती थी। बेसिकली ये कहा जाता था कि अगर हम लोग एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे अंडर द चैप्टर ऑफ टीडीएस, वेरी गुड नया सेक्शन 201, अगर हम लोग एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मान रहे अंडर 201, तो भाई साहब हम मानेंगे कि एसएससी ने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया। कब डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया, उस ईयर में जिस ईयर में पेई ने, जिस ईयर में पेई ने, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जिस ईयर में पेई ने उसे अपनी इनकम माना, उस पर टैक्स पे किया और अपने रिटर्न में दिखा दिया, राइट। एक एग्जांपल देता हूं, क्विक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों पे अब एप्लीकेबल हो चुका है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। हाँ, ये ए, ये बी, ये पेयर, ये पेई, 19-20 चल रहा है, 19-20 में पेमेंट हुई, टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, लेकिन पेई ने यहां पे बहुत ध्यान सुनिएगा, एकदम बारीकी से सुनिएगा, थोड़ा स्लो कर दिया मैंने, बहुत स्लो कर दिया है। पेई ने 30 सितंबर 2020 को पेई ने उसे अपनी इनकम में दिखाया, उस पर टैक्स पे कर दिया है, और डेफिनेटली उसे अपनी इनकम मान के टैक्स पे कर दिया, उसे अपनी रिटर्न में भी शो कर रहा है। और पेयर ने इन सारी बातों का सर्टिफिकेट बनवाया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया। तो भाई साहब ये जो एक्सपेंडिचर था यहाँ पे, जो भी एक्सपेंस था, अब वो पेयर को जो है अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कौन से ईयर में, कौन से ईयर में मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो। और लगभग सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, लगभग सारे बच्चे गलत बता रहे हैं। सही जवाब बच्चों 20-21 में, क्योंकि डिडक्शन उस ईयर में मानेंगे, हम मानेंगे तब डिडक्ट करके पे किया जब पेई ने सारे काम कर दिए। पेई ने सारे काम कब किए, 20-21 में। पेई ने सारे काम कब किए, 20-21 में, और अब पेयर को इसकी डिडक्शन 20-21 में मिलेगी। एक और आपको ब्राउनी पॉइंट देता हूं, और ब्राउनी पॉइंट ये है मित्रों, ध्यान सुनिएगा, वो ब्राउनी पॉइंट ये है कि टीडीएस में इंटरेस्ट तो लगेगा सर, आपको आपके ऊपर टीडीएस ना डिडक्ट करने का इंटरेस्ट तो टीडीएस में जरूर लगेगा, आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट ना करने का इंटरेस्ट तो टीडीएस के चैप्टर के हिसाब से जरूर लगेगा। ओके हाँ, यहां पे सर ड्यू डेट की कोई रेलेवेंस नहीं है, कहीं अगर आपने ऐसे पढ़ा हो तो भाई सुधर जाओ। ओके चलिए, तो अब चलते हैं सर आगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करी आपको अमेंडमेंट के साथ जो है मैंने चीज समझा दी है। लीजिए, तो 40A और 40A बहुत ज्यादा क्लियर है। आई नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया 100% डिसअलाउंस, बाकी सब सेम। आईए रेजिडेंट, अच्छा एक और बात, आई में सैलरी कवर नहीं होती, आईए में सारी पेमेंट कवर्ड है, रेजिडेंट है, और 30% डिसअलाउंस। ओके चलिए आगे चलते हैं साहब। अब इनकम टैक्स जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, प्लीज फुर्सत से देखिएगा, जरा इधर देखिए। इनकम टैक्स इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। इंडिया की बात करते हैं तो साहब पीजीबीपी की इनकम पे को अगर इनकम टैक्स है तो वो डिसअलाउड है, और अदर्स पे है तो वो नॉट अलाउड है। अगर आपको डिसअलाउड, अदर्स, डिसअलाउड और नॉट अलाउड का पंगा पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। आउटसाइड इंडिया है तो अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, पीजीबी की इनकम है, तो डिसअलाउड है, बल्कि मुझे अलग से बताऊंगा मैं, डोंट वरी। अदर्स की बात करूं तो भाई साहब वो नॉट अलाउड है, लेकिन पीजीबी की इनकम वहां पे मैं चेक करूंगा क्या आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो डिसअलाउड है, क्रेडिट नहीं मिल रहा तो भाई मैं उसको जो है अलाउ करवा दूंगा, और पीजीबी के ऊपर जो मैंने टैक्स दूसरी कंट्री में पे किया है मैं उसकी रिडक्शन क्लेम कर लूंगा। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, आई होप ये बात क्लियर है। कम ऑन,
ग्रेट। ये बात बच्चों अगर आपको नहीं समझ आई है तो प्लीज थोड़ा सा एफर्ट कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ अगर जिन्होंने भाई मुझसे पढ़ा, मैंने तो अपनी क्लास में ढंग से समझाई हुई ये चीज, बाई चांस कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है मुझसे, तो प्लीज घबराए ना, आप ये समझ के चलिए इनकम टैक्स नॉट अलाउड, क्योंकि इस पे ज्यादा जो है आपको परेशान नहीं करेगा एग्जामिनर। बट मैं फिर भी बोलूंगा अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश आपको कर दी कम समय में। वेल टैक्स का सवाल ही नहीं उठता, अबॉलिश भी हो चुका है, और अगर किसी और कंट्री का भी है तो वो भी जो है आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद गाइज यहाँ पे हमने ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से लॉजिक के साथ समझाई थी कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज है तो और स्टेट गवर्नमेंट को कोई रॉयल्टी, सर्विस चार्ज एक्सेट्रा पे करती है तो अब वो जो है वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि भाई साहब आपके लिए ये वाला पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कम ऑन, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है गाइस? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है डिसअलाउंस वाला। आइए साहब, देन ये सैलरी वाला पॉइंट है गाइस, बड़ी कंट्रोवर्सी थी इसमें क्लास के अंदर। मैंने आपको सिर्फ एक बात समझाई थी कि जब ना डिडक्ट हुआ हो ना डिपॉजिट हुआ हो, दोनों चीजें, ना डिडक्ट हुआ हो ना डिपॉजिट हुआ तो डिसअलाउड होगा, अदरवाइज बाकी तीन सिचुएशन जो हमने बनाई थी उसमें अलाउड होगा। कंट्रोवर्सी क्या थी मैंने सब नीचे प्रॉपर लिख दी थी। अच्छा, इंप्लॉय वेलफेयर फंड में जब भी आप पैसा डालेंगे आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब वहां से पैसा बाहर जाते समय टीडीएस के अरेंजमेंट होंगे, जब वहां से पैसा बाहर जाते समय टीडीएस के अरेंजमेंट होंगे। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आप अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रहे हैं और उन नॉन मॉनेटरी के परक्विजिट के ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी आप दे रहे हैं तो वो भी डिसअलाउड होने वाला है, याद रखिएगा। देन उसके बाद गाइस कुछ एक्सपेंडिचर थे, जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी के यहाँ पे कंपैरिजन चलेगा। इनकम टैक्स नॉट अलाउड, जीएसटी एटसेट्रा सर आपको अलाउड होता है। उसका ऐसा नहीं करते कि वो आप मतलब जीएसटी जब आप कलेक्ट करते हो तो सर उसका आप कोई इनकम नहीं बनाते हैं, जीएसटी जब आप पे करते हो सर आप जो इसको उसका जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट डिले करी है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगा है, इनकम टैक्स में नॉट अलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में अलाउड। अगर आपने लोन लिया और टैक्स की पेमेंट करी उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है तो इनकम टैक्स के लिए नॉट अलाउड, जीएसटी के लिए अलाउड। पेनल्टी दोनों में नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा। पेनल्टी तो सर किसी भी लॉ में आपने ब्रीच किया है किसी भी लॉ को तो आपको जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा जी, रिफंड याद रखिएगा, जीएसटी में रिटर्न आया रिफंड टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे रिफंड टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन रिफंड आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए, प्लीज मार्क कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन रिफंड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे मिस कर जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिफंड जो है इनकम टैक्स का टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड अदर सोर्सेज और जीएसटी का टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड पीजीबी। लिटिगेशन एक्सपेंसेस दोनों के अलाउड हैं। कंप्लाइंस एक्सपेंसेस, आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोला कि भाई मेरी रिटर्न फाइल करो इनकम टैक्स की और जीएसटी की, किसी की भी, तो आपको जो है दोनों के दोनों अलाउड होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कातिलाना चीज है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट रिफंडेड, आपने पहले डिले पेमेंट करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा था वो रिफंड आ रहा है तो पीजीबी में नॉट टैक्सेबल होगा क्योंकि सर अलाउड भी नहीं था, और जीएसटी में टैक्सेबल होगा क्योंकि पहले क्या हो गया था, अलाउड हो चुका था। आई होप ये बात जो है क्लियर है। आइए साहब अब चलते हैं 48(2) पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। क्या कहते हैं, आपने कोई खर्चा किया है और पेमेंट करी है स्पेसिफाइड पर्सन को, दो बातें याद रखिएगा, खर्चा प्लस पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, और वो जो खर्चा है उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट गई है वो मार्केट वैल्यू से एक्सीड करती है, वो जो खर्चा है उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट गई है वो मार्केट वैल्यू से एक्सीड करती है, वो जो खर्चा उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट गई है वो मार्केट वैल्यू से एक्सीड करती है, देन एक्सेस शैल बी डिसअलाउड। कम ऑन, एक्सेस शैल बी डिसअलाउड। ओके, अच्छा अब सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है देखिएगा, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव, कंपनी के केस में डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, फर्म एओपी एचयूएफ के केस में पार्टनर और मेंबर और उनके रिलेटिव, इंडिविजुअल जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन द बिजनेस ऑफ द पेयर, जो आपको पेमेंट कर रहा है, पेमेंट में आपने एक इंडिविजुअल को पेमेंट करी है और इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, आप उस इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं या उसके रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही आप पेमेंट कंपनी को कर रहे हैं, कंपनी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है पेयर में, या कंपनी के डायरेक्टर या उसके रिलेटिव का, वो कंपनी जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है पेयर के अंदर, उस कंपनी के डायरेक्टर या रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं तो भी 48 अट्रैक्ट होगा। ऐसे ही आप पेमेंट कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अगर पेयर में, तो पार्टनरशिप फर्म के जो पेमेंट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को उस पर 48 लग जाएगा, या आप ऐसे पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर या उसके रिलेटिव को पेमेंट करेंगे तो भी जो है 48 लग जाएगा। राइट, ये आपके स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन एक बार आप पढ़ सकते हैं। बेसिक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, वेरी गुड, किसी ने लिख भी दिया है वहां पे, बहुत बढ़िया। 20% और मोर, कम ऑन, 20% और मोर वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत ही बढ़िया। रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे कौन कौन आता है तो याद रखिएगा, दैट इज स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। ओनली एक्सेस पेमेंट जो डिसअलाउड होती है खुशबू जी, ओनली एक्सेस पेमेंट प्लीज। अच्छा जी, देन उसके बाद हमारे पास आता है सर एक और बहुत ही बेहतरीन सेक्शन जिसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 48(3), मेरे साथ सेक्शन 48(3) आएगा आएगा आएगा, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंडिचर की
एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, तीन बातें, सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंडिचर की एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अगर एक्सीड करती है 10,000 से, अगर एक्सीड करती है 10,000 से और पेमेंट हुई है बाय एनी मोड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर से सुनिएगा, सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक्सीड कर रही है 10,000 से एंड द पेमेंट हैज बीन मेड बाय any mode other than account pay check, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो भाई साहब आपको इस केस में आप बताएं, एक्सेस डिसअलाउड होगा या सारा का सारा? कम ऑन, एक्सेस या सारा का सारा? कम ऑन, एक्सेस या सारा का सारा? वेरी गुड, सारा का सारा जो है भाई वो डिसअलाउड होने वाला है। जो बच्चे एक्सेस बोल रहे हैं 2 मिनट साइलेंस, सारा का सारा जो है डिसअलाउड होने वाला है। ओके, यहां पे सर एक एनहेंस लिमिट याद रखिएगा जीटीए के लिए, वो बेटा कितनी है? 35,000 रुपए की। वैसे जनरल लिमिट कितनी है? 10,000, लेकिन जीटीए के लिए कितनी है? 35,000। अब जरा अमेंडमेंट सुन लीजिए, अमेंडमेंट सुन लीजिए मित्रों, प्लीज प्लीज स्लो डाउन हो रहा हूं, अमेंडमेंट आ रही है, देखिए अमेंडमेंट क्या कहती है। कहती है साहब ये जो सच इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में प्रिस्क्राइब थे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब कर दिए और वो इन सारे सेक्शंस में एप्लीकेबल है। अगर आप ये सारे सेक्शन ध्यान से देखें तो बार बार यहां पे होता था सच इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रिस्क्राइब एंड फॉर ऑल दीज सेक्शन नाउ 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 नाउ। तो सर यहां पे जो है आपके लिए ये चीजें एप्लीकेबल होने वाली हैं। देखिए जरा, ये है आपके मोड प्रिस्क्राइब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और आपका भीम। ओके, आई होप ये बात समझ आ गई। बोलिए बोलिए। तो अब ये आपके जो है मोड प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सर इस पे से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे एमसीक्यू में पूछे चाहे अलाउड डिसअलाउड फॉर्म में पूछे। प्लीज इस पार्ट को जरूर जरूर करके जाइएगा और इन सारे सेक्शंस पे सेम पॉइंट जो है एप्लीकेबल है। अब हम बार बार इसको कवर नहीं करेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर है। कम ऑन गाइस, जल्दी बताइए। बिल्कुल आ सकता है जी, बिल्कुल एमसीक्यू बिल्कुल आ सकता है। बच्चे पूछ रहे हैं इस पे एमसीक्यू बिल्कुल हाई चांसेस है, हाई हॉट टॉपिक होने वाला है। अच्छा यहां पे जरा ध्यान देखिएगा, आपका 48(3) का एक एक्सेप्शन भी होता था रूल 6DD, जिसमें लिखा होता था कि अगर किसी दिन बैंक क्लोज है तो आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो लाइन वहां से हटा दी गई है क्योंकि अब ये मोड्स देखिए, इन मोड्स में बैंक के खुले होने की जरूरत है ही नहीं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, प्लीज जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं अपनी शक्ल हटा देता हूं। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट made otherwise than by prescribed modes on a day on which the banks are closed on account of holiday or strike would attract disallowance। अब सब वो उसमें जो है डिसअलाउंस लगेगा, याद रखेगा। हाँ, जो बाकी जो एक्सेप्शन थी फार्मर वगैरह वाली, फिश के लिए, क्रैब्स के लिए, वो सब वैसे की वैसी रहेंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इस ये बहाना आप नहीं लगा सकते कि भाई हॉलीडे है या स्ट्राइक है, क्योंकि अब आपके पास मोड ऑफ पेमेंट जो है इतनी सारी आ चुकी है। राइट, चलिए आ जाइए साहब। बाकी एक्सेप्शन एज इट इज है, बाकी एक्सेप्शन एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन जो है वो हटाई गई है। आइए 48(3)(a), वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन गाइज। ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैं एक बार आपके साथ भी शेयर कर लेता हूं, ध्यान सुनिएगा। 19-20 में आपने खर्चा किया 50,000 रुपए का, आपने उसकी डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे ले ली और आपने 20-21 में जाके फिर पूरा 50,000 रुपए एक दिन में जो है कैश में पे कर दिया। तो आप बड़े खुश हो रहे हो कि साहब 19-20 में तो मैंने इसकी डिडक्शन ले ली है और 20-21 में पूछेगा कौन। तो बात ऐसी है साहब, 48(3) ये बनाया इसलिए गया कि अगर आपने एक बार डिडक्शन जो है ले ली एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन बाद में आपने 48(3) को ओवर रूल करने की कोशिश करी, तो सर हम लोग 48(3) उस ईयर में लगा देंगे और जो आपको डिडक्शन मिली थी उस अमाउंट को हम आपकी इनकम बना देंगे। जो आपको डिडक्शन मिली थी हम उस अमाउंट को आपकी इनकम बना देंगे। बेसिकली यहां पे भी हम वही लगा देंगे कि अगर आपने सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस की एग्रीगेट ऑफ पेमेंट करी है बाय एनी मोड अदर देन 1, 2, 3, तो साहब आपके लिए हम लोग इस ईयर में वो सेक्शन जो है एप्लीकेबल कर देंगे, चाहे आपने पिछले साल उसकी डिडक्शन क्यों ना ले ली हो। आई होप ये बात समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उज्जवल, नितिन, रोमा, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। नवित, रोहित, वैभव लूथरा, नेहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए साहब, देन इसके बाद ये कुछ एक्सेप्शन है बेटा 48(3) की, ये आपने एक बार रीड करनी है। मैंने वैसे एक बार आपको पढ़ा रखी है, बट एक बार प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, देन जैसे मैंने बोला था कि एक लाइन डिलीट कर दी है 48(3) की एक्सेप्शन में से, तो वो बैंक क्लोज वाली अब एक्सेप्शन जो डिलीट कर दी है। 48(4) ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सेक्शन, खासकर जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको काम आ सकता है। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या बात बताई थी जरा ध्यान सुनिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा कि साहब कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट इस दुनिया में ऐसा नहीं जो आपको कंपेल कर दे कि आपने पेमेंट करनी है अदरवाइज देन बाय 1, 2, 3। अगर आप उस पेमेंट की डिडक्शन लेना चाहते हैं अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड पीजीबीपी, तो साहब आप जो है उन तीनों मोड से पेमेंट कीजिए। अगर इसके खिलाफ कोई लॉ है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सब नॉट विद स्टैंडिंग है। आई होप ये बात समझ आ गई है। कम ऑन एवरीवन, बोलिए
ओवर रूल करता है, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये था सर हमारा 40A4। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी मैं आपको पहले समझा चुका हूं। देखिए ग्रेचुटी फंड में अगर आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो फंड अप्रूव होगा, एक बात। दूसरी बात, सर जी ग्रेचुटी फंड में अगर आपको डिडक्शन मिल रही है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुटी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तीसरी बात, अगर ग्रेचुटी फंड आपका अप्रूव नहीं है तो आपको भी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते समय, लेकिन जब फाइनल पेमेंट होगी तो वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लीजिए सर, हाँ 43B का आपने जरूर 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 ध्यान रखना है। लीजिए, और अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए टैक्स डिडक्शन के, वो हर फंड के लिए एप्लीकेबल है, रिटायरमेंट फंड के लिए, जो भी आपके सर फंड्स हैं, जो भी आपने सर प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, किसी भी तरह का फंड ना रखा है, सेम केस यहाँ पे ही है। अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी फंड है यानी कि एज पर द लॉ नहीं है तो आपको सर डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। दिस वाज 48(9). ये आपसे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछते बट फिर भी अपने को जो है पता होने चाहिए। आइए साहब, अब चलते सर अगले सेक्शन पे। 44AA। 44AA स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट से डील करता है। सबसे पहले हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये तो सबको याद है, सफेद कोट वाले नहीं, काले कोट वाले, सफेद कोट वाले, बिना कोट वाले, घर बनाने वाले, हम लोग, भाई लोग, बहन लोग, AR, कलाकार, छोटे भाई बहन और सभ्यकार। याद आ रहा है आपको सारी चीजें? तो ये आगे सर हमारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में देखिए क्या कंडीशन दे रखी है। अगर पिछले 3 साल में, तीनों के तीनों साल में, अगर पिछले 3 साल में तीनों के तीनों साल में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो एक्सीड करती है 1,50,000 से इन ऑल दी 3 इयर्स, याद रखिएगा, तो साहब आप लोगों को क्या मेंटेन करनी पड़ती है? प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर नहीं करती तो यू हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू मेंटेन, टू कंप्यूट योर इनकम। अब प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल्स इशूड, बिल्स रिसीव्ड। अगर इशूड की बात है तो 25 रुपए तक के बिल हैं तो हमें नहीं चाहिए। अगर रिसीव की बात है 50 रुपए तक के बिल हमें नहीं चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन के केस में डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड भी हमें जो है वो चाहिए, मेंटेन करनी है। अच्छा जी, देन गाइज अदर्स की अगर मैं बात करता हूं यानी स्पेसिफाइड प्रोफेशंस को छोड़ के, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इनकम 2.5 लाख और ग्रॉस रिसिप्ट जो है 25 लाख इन एनी वन ऑफ द 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में गाइज क्या बोलते थे? स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में हम लोग बोला करते थे कि मित्रों, दोस्तों, भाइयों, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में जो है वो बोलते थे कि साहब आपके 3 में से तीनों सालों में लिमिट से एक्सीड होना चाहिए। लेकिन अदर्स के केस में बोलते हैं 3 में से किसी भी एक साल में अगर लिमिट से एक्सीड कर गए, यू हैव टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम, अदरवाइज नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अदर्स में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लिमिट है और अदर्स में, अदर्स के लिए जो है बस ये लिमिट्स चेंज हो जाती है। 2.5 लाख की जगह कितना हो जाता है? 1,20,000। 25 लाख की जगह कितना हो जाता है? 10 लाख। दैट्स इट। ये लिमिट जो है वो चेंज हो जाती है, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो सेम रहती है। आइए साहब, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के 3 सेक्शन 44AD, ADA, AE। AD देखिए क्या बोलता है? AD बोलता है कि सर AD5 बेसिकली बोलता है कि अगर AD4 लग गया यानी कि आपने अपनी इनकम जो है 8% और 6% एज द केस में से कम बताई है और आपकी जो इनकम है वो एक्सीड करती है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, और आपकी इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोगों को एक बात बता दी जाए कि भाई इस केस में जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। एडीए में भी सेम है, आप इनकम कम क्लेम कर रहे हैं 50% से और आपकी इनकम जो है मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो भी 44A एप्लीकेबल हो जाएगा। एई में भी सेम है, एई में बस ये वाली कंडीशन जो है प्रेजेंट नहीं है, बाकी सर यही है कि अगर आपने 44A से कम इनकम दिखाई तो आपके ऊपर जो है 44A एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर की बात करते हैं, कहां पे मेंटेन करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्या आप हर प्लेस ऑफ बिजनेस की अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो प्लीज वहां पे रखिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर नहीं तो प्रिंसिपल प्लेस पे रखिए। रिटेंशन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपने रिटेन करनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। पेनल्टी 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने बात नहीं मानी तो। अच्छा जी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है आपने ऑडिट करवाना है। कब? अगर सर आप बिजनेस में हैं और आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 100 लाख से ज्यादा था, इस पर्टिकुलर ईयर की बात चल रही है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मतलब यही है जिस ईयर की असेसमेंट हो रही है, जिस ईयर के बारे में जो है बात चल रही है, राइट। अच्छा, अगर 44AD वाले हैं तो 100 की जगह 200 लाख यानी कि 2 करोड़ हो जाता है, याद रखिएगा। प्रोफेशनल्स के लिए सर ये 50 लाख है, चाहे 44ADA वाला हो या ना हो। अच्छा, फिर वही तीनों पॉइंट जो भी हम पढ़ के आए बेटा, जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ी थी, वहां पे आपको ऑडिट भी जो है वो करवाना पड़ जाएगा, यानी कि AD4 लग रहा है और आपके मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा इनकम है, या फिर ADA में आप 50% से कम इनकम क्लेम कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से ज्यादा आपकी इनकम है, और AE में अगर आप AE से सिर्फ कम बता रहे हैं तो भी आपके ऊपर 44AB यानी कि टैक्स ऑडिट जो है वो लग जाएगा। अच्छा जी,
देन अगर किसी और लॉ में ऑडिट हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, आप वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए ड्यू डेट तक। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट सर 139(1) की, और आपको पता है जिसका ऑडिट होना होता है उसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। आपको ड्यू डेट से ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यू डेट क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। आप वही ड्यू डेट्स याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी बताई थी जल्दी बता दीजिए। मैंने आपको बताई थी 31 जुलाई, 30 सितंबर और बोल दो ना 30 नवंबर। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो ये हमारा सब पीजीबीपी की यहां तक जो है हमने मामला कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? डेप्रीसिएशन। मेरे साथ बोलो बेटा, क्या पढ़ेंगे? डेप्रीसिएशन। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? पीजीपी रिवीजन पार्ट 2, और यहाँ पे स्पीड जो है थोड़ी सी तेज होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूरा पूरा साथ देंगे और अच्छे से मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। आपके पास किसी भी टीचर के नोट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले सर आज हमने रिवाइज कहां से करना शुरू करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग सर बात करेंगे डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन से, और ये लीजिए मैं अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन अगर विजिबल हो जाए तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। आइए साहब, तो अब डेप्रिसिएशन पे बात करना शुरू करते हैं गाइस। तो डेप्रिसिएशन पीजीबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सर इसे 5 स्टार देना चाहूंगा। ये सर आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे टोटल इनकम का क्वेश्चन आए, चाहे पीजीबी का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए, या फिर डेप्रिसिएशन के ऊपर ही जो है वो अलग से एक सवाल जो है वो बन सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ के ना जाए। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब मिलती है? जब एसेट का ओनर हो एसएससी। अगर ओनरशिप नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बिल्डिंग के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अगर आप बिल्डिंग के ओनर नहीं है लेकिन आप बिल्डिंग पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर हायर परचेज की बात करूं तो हायरर यानी कि जो परचेजर है उसको डेप्रिसिएशन मिलती है, वेंडर को डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलती है। लीज की बात करूं तो लेजर को डेप्रिसिएशन मिलती है और किसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है। अच्छा, पहली कंडीशन ओनरशिप, दूसरी कंडीशन इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यानी अगर पर्सनल पर्पस के लिए एसेट यूज हुआ है तो भाई डेप्रिसिएशन आप बिजनेस में उसको क्लेम नहीं कर सकते। और अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मिलेगी। ये बात भी गाइस हमने सेक्शन 38 में पहले पढ़ ली थी। ओके, डेप्रिसिएशन तभी मिलती है जब सर हमारा एसेट हो जाए पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज, चाहे वो एक्चुअल यूज हो या ना हो, लेकिन रेडी टू यूज जो है वो हो जाना चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल बनता है फायर एक्सटिंग्विशर का। मैंने क्लासेस में भी दिया था और यहां भी आपको बता दिया। मेथड हमारे पास डेप्रिसिएशन के दो हैं, एक है डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट, नॉट ओनली डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट, और दूसरा आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट की, जिसमें हमें सबसे पहले समझना है कि ब्लॉक ऑफ एसेट होता क्या है। ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए हमेशा अपने पास जो है दो चीजें रखे, एक तो साहब बोले सेम क्लास और दूसरा है सेम परसेंटेज। कम ऑन मेरे साथ, सेम क्लास और सेम परसेंटेज। एक बार फिर बोल दीजिए, क्या? सेम क्लास सेम परसेंटेज, इसको बोलते हैं सर हम लोग क्या? ब्लॉक। तो एक ब्लॉक कैसे बनता है? सेम क्लास सेम परसेंटेज। क्लास का क्या चक्कर है मैं आपको बता देता हूं। तो कुल मिलाकर से हमारे पास जो है हमें 5 क्लासेस हो सकती हैं। नंबर 1 जो होती सकती है हमारे पास सर कौन सी? बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी, शिप, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, तो सर यहाँ पे वो आपको जो है मेरे साथ पढ़नी होगी। आइए, बिल्डिंग की सर मोटी मोटी हमारे पास जो है 3 क्लास है, 5, 10, 40। अगर कोई बहुत पुराना बच्चा है तो भाई पहले सर 100% भी आती थी आपकी टेम्परेरी बिल्डिंग पे। अब वो 100% वाला रेट हर जगह से हट चुका है। अब जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है सर वो आप लोग जो है 40%, इन जनरल जो है मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप 40% जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जो रेजिडेंशियल पर्पज की बिल्डिंग है सर, जिसको आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे सर आप लोग जो है 5% की डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। जो आपकी कमर्शियल कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उन पे सर आप लोग 10% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। और अगर सर आपने क्या किया है, कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगाया है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वगैरह के लिए, तो उस पर आप 40% जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं उस बिल्डिंग के रिलेशन में। टेम्परेरी इरेक्शंस पे 40%। फर्नीचर बहुत ही अच्छा सर, सिर्फ और सिर्फ 10%। प्लांट एंड मशीनरी जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सर आप मोटर कार लेते हैं और सर आप उसको यूज करते हैं किस लिए? रनिंग देम ऑन हायर, तो भाई साहब आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो आपको कितनी मिलती है? इसके अंदर अमेंडमेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर अमेंडमेंट है। वैसे सर यहाँ पे 30% लिखा है, कोई मुझे चैट में लिख के बताएगा क्या हो गया ये परसेंटेज? अगर मोटर बसेस मोटर लॉरी लिए, वेरी गुड उज्जवल, शाबाश। ये 45% हो चुकी है। ये आपकी अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23/8/2019, 23/8/2019 टू 31 मार्च 2020, ये बात याद रखिएगा। उस केस में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलती है हायर वाले मोटर कार वगैरह पे वो है 45%। और अदरवाइज इनको छोड़ के जो मोटर कार है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस पे 15 की जगह हो गई मित्रों कितनी? 30%।
उम्मीद करता हूं ये अमिटमेंट आप याद रख के जाएंगे, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। खैर एनीवेज, एरोप्लेन एरो इंजन 40%, एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट या फिर वाटर पोल्यूशन, बेसिकली एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। देन अगर सर यहाँ पे बात करें कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 40%। बुक्स की अगर बात करें, कोई भी एनुअल पब्लिकेशन है या फिर सर हमारे लाइब्रेरी वाला केस है, तो वहां पे 40% मिल जाती है। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, उसमें भी आपको जो है 40% मिल जाएगी। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स 40%, और अदर जनरल रेट अगर मैं बात करता हूं तो 15% का मिल जाता है। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद शिप्स की बात करें तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, बट सारी तरह के शिप पे लगभग 20% मिल जाता है। इंटेंजिबल एसेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25% मिल जाता है। तो ये आपको क्लास पता चल गई। अब जितनी भी बिल्डिंग 5% वाली होंगी, मान लेते हैं 5% वाली मेरे पास जो है 5 बिल्डिंग है, A B C D E, तो इन पांचों को मिला के बेटा क्या बनेगा, ब्लॉक ऑफ एसेट, राइट। याद रखिएगा इनकम टैक्स में हम लोग इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालते। मैं फिर से बोलता हूं, इनकम टैक्स में हम लोग इंडिविजुअल एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं निकालते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट पे, फिर से बोलिए किस पे, ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। यानी एक पर्टिकुलर क्लास के एसेट्स जो सेम परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन लगती है उन सबको जोड़ देते हैं और ब्लॉक ऑफ एसेट की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब डब्ल्यूडीवी कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर में आपके डब्ल्यूडीवी देख लेंगे। फिर अगर आपने उसी ब्लॉक में कोई और एसेट खरीदा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है हम लोग ऐड कर देंगे। हमारे पास फिर आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इस वैल्यू ऑफ ब्लॉक में हम लोग फिर माइनस कर देंगे जो भी आपको सर पैसे मिलने हैं, जो आपने एसेट बेचे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक से, जो एसेट आपने बेचे हैं वो आप माइनस कर देंगे। आपके पास डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और आपके पास अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो आ जाएगी। मैंने ये जानबूझ के बताई बेटा, ये भी आपसे एग्जाम में जो है पूछ रहे हैं। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो करंट आरटीपी का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, करंट आरटीपी का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप यही है करंट आरटीपी, हाँ ये देखिए। तो 6,80,000 की जो हमारी डब्ल्यूडीवी बन रही थी, 30% की डेप्रिसिएशन थी, मोटर कार का केस था, तो 30% की डेप्रिसिएशन बनी थी 1,02,000, जिसमें से पर्सनल यूज के लिए 20% जो है डिसअलाउंस था। तो आपकी जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आई थी ना बेटा, वो 1,02,000 माइनस करके नहीं आई थी, वो 1,02,000 में से जो डिसअलाउ हो रहा था उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता था हमने वो माइनस किया था, तब जाके सर मेरी ये डब्ल्यूडीवी आई थी। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आएगा, गलती कराएगा, ध्यान से रखिएगा। वैभव अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ी देर में बेटा डील हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, चलिए वापस चलते हैं। आई होप यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई हमको। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बता रखी हैं कि भाई ओपनिंग प्लस एक्वायर्ड को वैल्यू ब्लॉक भी बोल देते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती है पूरे के पूरे इनकम टैक्स में। अच्छा जी, देन कुछ छोटे छोटे से पॉइंट, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस एटसेट्रा, ये सर कंप्यूटर का पार्ट है, इसलिए सर 40% की डेप्रिसिएशन लगेगी। कुछ लोग ऑल्टरनेटिव व्यू ले सकते हैं। मोबाइल फोन कंप्यूटर नहीं है, जनरल रेट में ले जाएंगे 15% में। टैबलेट्स पे सर कोई 15 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, जो भी करके आए अपना ओपिनियन लिख के आए, ऑल्टरनेटिव व्यू लिख के आए। अगर गुडविल परचेज है तो डेप्रिसिएशन मिलेगी, आप चले जाएंगे इंटेंजिबल के रेट से, यानी 25% से, राइट। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, इंप्लॉयर ने अपने घर के लिए फ्रिज लिया है, रेफ्रिजरेटर लिया है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? अपने घर के लिए लिया है, कम ऑन, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के घर पे जो है रेफ्रिजरेटर रखवाया है, इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के घर पे जो है रेफ्रिजरेटर लगवाया है, क्या अब इस रेफ्रिजरेटर पे इंप्लॉय डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस, वेरी गुड। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अच्छा, देन ये आ जाता है सर स्पेशल केस, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा। डेप्रिसिएशन का टॉपिक पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। सो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा जिस ईयर में आपने एसेट परचेज किया है उसी ईयर में अगर आपका एसेट पुट टू यूज लेस देन, हाँ जी पुट टू यूज है फॉर लेस देन, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, तो साहब आपको डेप्रिसिएशन जो भी मिलनी थी अब आप उसकी डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, हाफ। यानी कि अगर आपको मिलनी थी 40%, तो अब आपको बेटा 40 की कितनी मिलेगी, 20%। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको मिली थी 30%, तो आपको कितनी मिलेगी, 15%। ये बात आपने याद रखनी है। यानी जितनी भी डेप्रिसिएशन अलाउड थी वो सर आपको क्या कर देनी है, हाफ कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कट ऑफ डेट निकाल रखी है। अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो कट ऑफ डेट 4 अक्टूबर है। यानी कि अगर मैं ये निकाल लूं 19-20, मुझे बताइए 2020 लीप ईयर है कि नहीं, जल्दी बताओ, 2020 लीप ईयर है कि नहीं मित्रों?
बिल्कुल है। तो 2020 लीप ईयर है, आप 4 अक्टूबर याद करके चले जाइए। 4 अक्टूबर तक अगर यहाँ पे कहीं भी एक्वायर किया और 4 अक्टूबर तक अगर पुट टू यूज कर दिया तो भाई साहब डेप्रिसिएशन आपको फुल मिलेगी। लेकिन अगर सर 5 अक्टूबर या उसके बाद आपने पुट टू यूज किया तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ी कैच है जो आपने ध्यान रखनी है, और वो कैच क्या है बेटा, अगर एसेट खरीदा था यहाँ पे मान लेते 19-20 में, पुट टू यूज किया 20-21 में, अब ध्यान से देखिएगा, पुट टू यूज किया 20-21 में, चाहे यहाँ पुट टू यूज किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, यहाँ किया हो, अब साहब डेप्रिसिएशन जो है वो फुल मिलने वाली है। ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होती है शिवांश, वो तभी एप्लीकेबल होती है जब आपने एक्वायर और पुट टू यूज सेम ईयर में किया है। एक्वायर और पुट टू यूज का मॉडल में सेम ईयर में किया है। आई होप ये बात समझ आ गई। जल्दी बताइए। नम्रता, प्रिंस, सबसे रेगुलर बच्चे हमारे, अक्षत, आस्था, कम ऑन, चलिए आगे चलते हैं साहब। देन एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैं बेटा बार बार बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, और मैं कभी भी सर इसको जो है ओवर एग्जैजरेट नहीं कर सकता। ये जितनी भी चीजें ना डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ये सारी की सारी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज मिस मत कीजिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है किन को, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जनरेशन कर रहे हैं पावर का, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर कर रहे हैं, उन सबको जो है डेप्रिसिएशन मिलती है। डेप्रिसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रूल नंबर 1, देखिए पावर जनरेशन अंडरटेकिंग जो है वो एसएलएम के बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। अगर वो एसएलएम के बेसिस पे एसएलएम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है तो उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग ब्लॉक ऑफ एसेट वाले मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है तो उसे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकती है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है साहब 20%। कितना, कम ऑन टेल मी, 20%। ये ओवर एंड अबव योर डेप्रिसिएशन है और आपके ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू से भी रिड्यूस होगा। एग्जांपल देता हूं जल्दी से, मान लेते 100 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी तो 15 लाख का तो आपने डेप्रिसिएशन ले लिया और 20 लाख का आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेंगे, यानी कि आपके पास जो है अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। ओके, अच्छा अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो भाई साहब आपको ये बात याद रखनी है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी, 20 की जगह 10, और जो 10 बच गई है वो अगले साल मिलेगी, और जो 10 बच गई है वो अगले साल मिलेगी। ये भी आपने याद रखना है, इसको भूलेंगे नहीं। ओके, अच्छा जी। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कब कब नहीं मिलती, सेकंड हैंड मशीनरी पे नहीं मिलती, ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलती, या फिर साहब आपने ऑफिस प्रीमाइसेस में कोई प्लांट एंड मशीन लगाई है उस पे नहीं मिलती, गेस्ट हाउस पे कोई प्लांट मशीन लगी है उस पे नहीं मिलती, जिसपे पहले से 100% जो आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च एसेट, तो उस पर भी जो है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, या 35 AD उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलती है। पहले बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को, कि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस पे नहीं मिलती है, सेकंड हैंड पे, ऑफिस वाले अप्लायंसेस पे, या फिर मशीनरी आपकी ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, या फिर आपकी 100% जिसपे पहले से आपको पूरी कॉस्ट अलाउड हो चुकी है। अच्छा ये बताइए कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है फैक्ट्री में, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है फैक्ट्री में, एडिशनल डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर इंस्टॉल किया है फैक्ट्री में, एडिशनल डेप्रिसिएशन। बढ़ गई जनता, बढ़ गई, बिल्कुल मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी, मुझे बताओ क्यों नहीं मिलेगी। फैक्ट्री में यूज हो रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर मैं तो देना चाहूंगा सर उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपने शायद एक आईसीआई का क्वेश्चन भी देखा हो, मेरे हिसाब से सर मिलनी चाहिए। अगर आपका और कोई विचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा जी, देन गाइज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं होती है। लेट मी रिपीट, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होती है। अब गवर्नमेंट मोटिवेट करने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट भी बढ़ा रही है, लेकिन सबके लिए क्या नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो स्पेसिफाइड स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है। रिपीट करिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो स्पेसिफाइड स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है उनके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट जो है 35% हो जाएगा। अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 35 का आधा अभी और 35 का आधा बाद में। ओके, यानी अगर मैं बात करता हूं सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्पेसिफाइड स्टेट नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, तो 15 की तो डेप्रिसिएशन ले लेंगे और भाई साहब 35 की वो एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेंगे। 15 की वो डेप्रिसिएशन ले लेंगे और 35 की वो एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेंगे, तो 15 और 35 मिलाकर टोटल कितना हो गया हमारे पास, 50, यानी उनकी डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी, 50। आई होप ये बात समझ आ गई है। कम ऑन, कम ऑन, ग्रेट। चलिए, अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं सर। बैकवर्ड एरियाज तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ नोटिफाइड स्टेट हमें जरूर पता होना चाहिए वो कौन कौन से है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि सर अगर आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया तो 17.5% अभी और 17.5% नेक्स्ट ईयर में। मैं अपने जो नंबर्स है उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, ना बोल पाऊं तो प्लीज एक बार याद दिला दीजिएगा, क्योंकि साउथ इंडिया से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हिंदी वाले नंबर जो है थोड़े कम समझ आते हैं। एनीवेज, एक बच्चे ने मुझे बताया सर आपके हिंदी के नंबर सुन के मैं जो है फिर उसे गूगल करने चले जाता था, बट अब मैं इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा। आइए अब बात करते हैं सर सोडा की। सोडा बेटा क्या होता है, सोडा
इज सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इसके अंदर दो केस बन सकते हैं, व्हेन एंटायर ब्लॉक इज नॉट सोल्ड, एंटायर ब्लॉक इज नॉट सोल्ड और आपकी कंसिडरेशन जो है वैल्यू ब्लॉक से बड़ी आ रही है। इधर देखिए 10 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी, 2 के आपने एसेट खरीदे और उसके बाद सर आपने क्या किया, एक एसेट बेचा। मान लेते हैं यहाँ पे 5 थे, एक हो गया, टोटल आपके पास 6 एसेट्स हो चुके थे और आपके पास यहाँ वैल्यू ब्लॉक जो है कितनी बन चुकी थी, 12। और उसके बाद आपने क्या किया, कंसिडरेशन आपको मिली है 14 की, लेकिन आपने एसेट बेचा सिर्फ एक और कंसिडरेशन आपको मिली है 14 की। तो क्या होगा भाई, आपका ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी तो जीरो हो जाएगी और आपको 2 रुपए का यहाँ पे क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कम ऑन, क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्लीज, आई होप मैंने बहुत जल्दी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। इतना आसान है, लोग बाग इसको लेके बैठे रहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, बिलीव में इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ट्रिपल वन ए नहीं है नलायक, ट्रिपल वन ए क्यों आएगा इसके अंदर। आइए आगे चलते हैं। देन उसके बाद अगर सर कंसिडरेशन इज लेस देन वैल्यू ब्लॉक तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। वही एग्जांपल रखते हैं, 5 एसेट थे, एक और खरीदा, टोटल 6 हो गए, एक बेच दिया, राइट। 10 2 12 और बेचा जो है एक वो 7 का बेचा है, तो भाई साहब 5 की हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। उसके ऊपर हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन। ओके, अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं। जो लोग पार्ट 1 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा, थोड़ी देर वेट कीजिए, इसी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आइए देन इसके बाद आगे चलते हैं। अगर पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया, अब एक बात तो पक्की भाई, ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी तो जीरो होने वाली है। बस अगर कंसिडरेशन इज लेस देन वैल्यू ब्लॉक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन वैल्यू ब्लॉक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके जी, अच्छा, डब्ल्यूडीवी सर ना कभी नेगेटिव हो सकती है और अगर सारे एसेट बिक गए तो सर आपकी डब्ल्यूडीवी क्या होने वाली है, पक्की बात, जीरो होने वाली है। ये 2 रूल आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं। आइए साहब, इसके बाद हम चलते हैं अपोर्शनमेंट पे। तो अगर अमेलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बीच में डेप्रिसिएशन का बंटवारा कर देना है। पहले आप ऐसे डेप्रिसिएशन निकालिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद आप उस डेप्रिसिएशन को इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज ऑफ एसेट बाय देम ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर डिवाइड कर दीजिए। मैं सर इसको बोलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन भी है सर आईसीआई के स्टडी मैट में, मैंने आपको कराए भी हुए हैं, प्लीज इसको मिस मत करिएगा, प्लीज गाइज। डेप्रिसिएशन में जो भी कोई मिस कुछ भी मिस करके जाएगा तो भाई साहब उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। देन एक्चुअल कॉस्ट पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, जरा जल्दी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। वही पॉइंट्स है जो हमारे लिए रेलेवेंट है इंटरमीडिएट के लिए। तो डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन या जिस भी तरह की हमारी डेप्रिसिएशन मिलती है वो सर डिपेंडेंट होती है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। अब एक्चुअल कॉस्ट में बहुत सारे पंगे हो सकते हैं, अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट का कुछ पोर्शन किसी और ने दिया है तो वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, यानी आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की बात हमने सेक्शन 36 में कर दी थी। 36 में हम लोगों ने क्या बात करी थी बेटा, एक बार याद करके बताओ, कि अगर आपका इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और अगर सब पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो आपको जो है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाता है। अच्छा, अगर आपको एसेट एज अ गिफ्ट में मिला है तो आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो एक्चुअल कॉस्ट प्रीवियस ओनर की थी वो माइनस जितनी डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर चुका है सर, डेप्रिसिएशन अलाउड जो हम उसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। देन उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन बना हुआ है इस वाले पॉइंट पे। क्या है क्वेश्चन, अगर बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पहले पर्सनल पर्पस के लिए आपने ले रखी थी, फिर आप उसे बिजनेस पर्पस में लाए, बिल्डिंग पहले पर्सनल पर्पस के लिए आपने ले रखी थी, फिर आप उसे बिजनेस पर्पस में लेके आते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी साल बाद आप उसको लेके आए हैं उतने साल की डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट जो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बिल्डिंग के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर बिल्डिंग की जगह गाड़ी होगी तो ये उसके बाद इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। डॉक्टर सोमन वाला एक क्वेश्चन भी था। देन नेक्स्ट बुलेट को सर आप लोग रिलेट कर सकते हैं किससे, आप लोग रिलेट कर सकते हैं साहब जीएसटी से। जीएसटी में सेक्शन कौन सा, सेक्शन 16। सेक्शन 16 में साफ साफ एक बात लिखी है कि भाई साहब अगर आपने जीएसटी का क्रेडिट लिया तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया तो आपका वो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। वेरी गुड रिया शर्मा जी, उन्होंने सेक्शन बता दिया है यहाँ पे सर, वही बात जो है लिखी, अगर क्रेडिट ले लिया है तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। बेसिकली डेप्रिसिएशन और क्रेडिट दोनों ही एक तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट है, बस फायदा ये होता है कि क्रेडिट जो है इमीडिएटली मिल जाता है, डेप्रिसिएशन जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिलती है। आइए बात करते हैं। फिर उसके बाद सर जो वैभव बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, फाइनेंस एक्ट 2017 एक अमेंडमेंट लेके आई कि साहब अगर आपने एसेट एक्वायर किया है और आपने उसकी सिंगल डे में जो पेमेंट करी है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो सिंगल डे में करी है वो 10,000 से ज्यादा है, और आपने मोड यूज किया है
एनी मोड अदर देन 1 2 3, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और अब एक चीज और ऐड हो गई है, और सच एज इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जो अमेंडमेंट आई थी वो मैंने आपको बता दी थी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा। तो आपने 4 प्रिस्क्राइब मोड को छोड़ के एक एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का कोई भी पार्ट की पेमेंट अगर आपने सिंगल डे में एग्रीगेट ऑफ पेमेंट आपने 10,000 से ऊपर करी है इन 4 मोड को छोड़ के, तो वो अमाउंट जो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट में हम लोग आपको ऐड करने के लिए अलाउ नहीं करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। आप फील कर रहे होंगे कि मैं हर पॉइंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ही ऐसा। आइए, देन चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ध्यान रखिए, फॉरेन आपने बाहर से एसेट खरीदा है, अब बाहर से जब आप एसेट खरीदते हैं तो आपको पेमेंट के टाइम पे गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपको पेमेंट के टाइम पे गेन हुआ है तो वो हम एसेट की एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देंगे, और अगर आपको पेमेंट के टाइम पे लॉस हुआ है तो हम वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। दैट्स इट। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग की बात करते हैं। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के पास ऑप्शन होता है, या तो वो एसएलएम ले लें या तो ब्लॉक ऑफ एसेट ले लें। ऑप्शन वो लाइफ में एक बार एक्सरसाइज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, अगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो है उन्हें एसएलएम मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट उन्हें क्या मिल जाता है? एसएलएम मिल जाता है, अगर उन्होंने कोई भी ऑप्शन जो एक्सरसाइज नहीं किया। अच्छा, अब अगर अगर उन्होंने ब्लॉक ऑफ एसेट लिया है तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ के आए हैं वो सब चीजें हो ही गई हैं। लेकिन सर अगर वो एसएलएम लेंगी और उसके बाद वो सेल करेंगे तो क्या होगा? मैंने यहाँ पे सब बहुत समरी में शॉर्ट में बना दिया है। आपने 10 रुपए का एसेट खरीदा था, उसकी जो है 10 साल की लाइफ थी, मैं मान के चल रहा हूँ हर साल जो है आपने 1 रुपए राइट ऑफ करना था। 2 साल हो गए, आपने 2 रुपए राइट ऑफ कर दिए। 8 रुपए की उसकी डब्ल्यूडीवी बची थी, अब 7 रुपए का आपने बेच दिया उसको। आपने आपका जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन डब्ल्यूडीवी है, तो बेटा उस केस में टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिलेगी। इट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर द हेड पीजीबीपी। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसएलएम जो है भाई वो एसेट वाइज होता है, डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट वो ब्लॉक वाइज चलता था। अच्छा, आपने 9 रुपए का बेचा तो आपने 8 रुपए की चीज को 9 रुपए का बेच दिया। बैलेंसिंग चार्ज होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन डब्ल्यूडीवी एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आपने साहब उसे 11 रुपए का बेच दिया तो भाई साहब यहाँ पे दो चीजें हैं बेसिकली, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल कॉस्ट, 10 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट से उससे भी ज्यादा का बेच दिया तो आपका यहाँ पे 2 रुपए का तो बैलेंसिंग चार्ज होगा। और याद रखिएगा, आपका जो एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर का अमाउंट है, जो सुपर प्रॉफिट जा रहे हैं, वो सर आपका 1 रुपया है, यानी 11 माइनस 10 किया मैंने, 11 माइनस 10 किया मैंने, तो ये 1 रुपया जो है आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, याद रखिएगा। राइट, तो ये बहुत शॉर्ट में और बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपका पूरा का पूरा जो है ये सेक्शन रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं 32 एडी पे, जरा ध्यान से सुनिए। जो जो बच्चे भाई पहले या तो कहीं और पढ़े हुए हैं या मेरे से ही पढ़े हुए हैं लेकिन वो इस रिवीजन में नहीं समझ पा रहे, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर रिवीजन वीडियो देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देन बात करते हैं 32 एडी की। 32 एडी क्या बोलता है? वही स्पेसिफाइड स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया तो आपको 15% का आपको जो है और एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 35% था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% था, यहाँ पे 15% की आपको जो है डिडक्शन और मिल रही है। अब यहाँ पे गाइज एक कैच है, जरा ध्यान से देखिएगा। अपना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। 100 रुपए की मशीनरी ली थी और 15% डेप्रिसिएशन, 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन, और 15% आपको जो है मैंने और बताया 32 एडी में मिल रहा है। लेकिन 32 एडी वाले की खास बात क्या है कि सर ये आपकी डब्ल्यूडीवी से जो है वो रिड्यूस नहीं होता, आपकी डब्ल्यूडीवी भी 50 ही आएगी, ये 15 की बस आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। अगर आपने सर इसको भी इसमें से माइनस करके डब्ल्यूडीवी निकाल दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और अगले साल की डेप्रिसिएशन जो है आपको कम मिलेगी। ओके, अच्छा, अब गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि सर आप लोग उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करें, तो आपके ऊपर 5 साल का जो है, कम ऑन, 5 साल का जो है वो क्या लगा दिया? लॉक इन पीरियड, क्या 5 साल तक उस एसेट को नहीं बेच सकते। इतना कहने से कुछ होगा नहीं कि 5 साल तक बेच नहीं सकते, तो गवर्नमेंट कहती है अगर 5 साल तक बेचा, अगर 5 साल तक बेचा तो जिस साल में आपने बेचा सर आपको जितनी भी डिडक्शन मिली थी, जिस साल में आपने बेच दिया 5 साल से पहले, तो जो भी अमाउंट ऑफ डिडक्शन था वो हम आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। यानी आपने 15 लाख की डिडक्शन ली थी जब आपने 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, इस सेक्शन के अंदर आपने तीसरे साल में उसको बेच दिया तो साहब 15 लाख जो है आपकी इनकम में हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, अच्छा जी, देन इसके बाद सर आगे चलते हैं। और कोई पॉइंट हम मिस करें? हाँ, ये वाला पॉइंट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्ज कंपनी, यानी कि अमेलगमेटिंग कंपनी है और अमेलगमेटेड कंपनी है, तो अमेलगमेटेड कंपनी जो है रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, इसने 3 साल जो है एंजॉय कर लिया बेनिफिट, तो ये 2 साल के लिए बेनिफिट जो है एंजॉय कर सकती है। सेम विद डीमर्जर, तो डीमर्जर में सर एक आपकी होगी डीमर्ज कंपनी, एक होगी रिजल्टिंग कंपनी, तो रिजल्टिंग कंपनी जो है रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बेनिफिट को एंजॉय कर सकती है। आइए साहब, देन साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में सर सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉर्मल एसएससीज के लिए। उनके लिए सर अगर आपने कोई खर्चा यानी नॉर्मल एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया तो पहले तो प्रायर टू कमेंसमेंट, तो जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है उससे पिछले 3 साल का आपको सैलरी का
और रॉ मटेरियल का खर्चा जो सर्टिफाइड होगा बाय अथॉरिटी यानी अप्रूव्ड होगा बाय अथॉरिटी, सैलरी रॉ मटेरियल अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी, वो डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी उस ईयर में जिस ईयर में आपने जो है एक्चुअली में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो आपको कमेंसमेंट की डेट से पिछले 3 साल जाना है और वहां पे आपने जो खर्चा किया है सैलरी और रॉ मटेरियल पे, उसकी डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। 100% डिडक्शन ले सकते हैं, चाहे रेवेन्यू है चाहे कैपिटल है, एक्सेप्ट लैंड। कम ऑन, एक्सेप्ट व्हाट? लैंड। अच्छा जी, देन ये बात सर हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल जो है जिस तरह से मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ आ गई है, बस अप्रूव्ड होना चाहिए अथॉरिटी से। देन बात करते हैं आफ्टर कमेंसमेंट, रेवेन्यू 100%, कैपिटल भी आपको 100% है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा भाई? एक्सेप्ट आपके लिए लैंड, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपको उसी साल मिलेगा जिस साल में आपने इनकर किया। फिर आ जाते सर कुछ कंपनीज के ऊपर जो सर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी आर्टिकल और थिंग की, तो प्रायर टू कमेंसमेंट के लिए जो भी हम पढ़ के आए वो फॉलो करेंगे। आफ्टर कमेंसमेंट चाहे वो रेवेन्यू खर्चा करे चाहे कैपिटल खर्चा करे, 150% की डिडक्शन है, यानी 100 रुपए का एसेट खरीदा था तो भाई साहब 150 रुपए की जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग पे जो है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लैंड पे तो सर पुराने सेक्शन में भी नहीं मिलेगी और बिल्डिंग में इस सेक्शन में नहीं मिलेगी, लेकिन पुराने पार्ट में जाके हम लोग वहां पे फिर भी 100% की रिडक्शन बिल्डिंग में क्लेम कर सकते हैं। यानी बिल्डिंग की बात करूं तो हर किसी के केस में मैक्सिमम रिडक्शन जो 100% रहने वाली है। लैंड की बात करूं तो लैंड पे तो कोई भी रिडक्शन मिलेगी ही नहीं। आई होप ये बात क्लियर है। कम ऑन, क्या बात है कोमल जी, वेरी गुड। चलिए रोमा जी, बहुत ही बढ़िया। आइए देन इसके बाद बात करते हैं सर डोनेशन की। तो अगर आपने डोनेशन दी है कंपनी को, साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100%, यूनिवर्सिटी कॉलेज को स्टैटिस्टिकल सोशल रिसर्च के लिए 100%, यूनिवर्सिटी कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% और नेशनल लैब यूनिवर्सिटी आईआईटी एक्सेट्रा को तो भी आपको कितनी परसेंट रिडक्शन मिल जाएगी? 150% रिडक्शन मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर सोसरा। व्हाट इज सोसरा? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। इधर देखिएगा ध्यान से गाइज, बहुत ही अमेजिंग। सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट में दो बातें आती हैं, एक सर विदाउट यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस और एक सर विद या आफ्टर यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस। जब मैं विदाउट यूज की बात करता हूं तो अभी सर हमने जो एसएलएम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा विद वन चेंज, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मान लेते हैं आप ऐसी कैटेगरी में आते थे, आपने 10 रुपए खर्च किया, आपको 10 रुपए की डिडक्शन मिल गई। साइंटिफिक रिसर्च में आपको 100% जो है डिडक्शन मिल गई। तो उस केस में अगर आपने 2 रुपए का बेचा तो सर ये बैलेंसिंग चार्ज जैसे ही ट्रीट होगा, बोलेंगे नहीं इसको बैलेंसिंग चार्ज, इसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। 9 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। लेकिन जब 11 रुपए का बेचोगे तो 10 रुपए आपका पीजीबीपी के अंदर आ जाएगा और 1 रुपया बेटा आपका कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे हमने बैलेंसिंग चार्ज वाला सीखा था। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कमाल की बातें हैं, ये सब लोगों की पढ़ने और पढ़ाने में उम्र निकल जाती है और मैं आपको एक एक मिनट के अंदर ये कवर करा रहा हूं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर 13 का बेचा तो भाई साहब 10 रुपए आपका कहां जाएगा? कम ऑन, अब बताएं चैट बॉक्स में 10 रुपए कहां पे जाएगा? जल्दी पब्लिक, कम ऑन। पीजीबीपी के अंदर, वेरी गुड। और 3 रुपए कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में। पता है प्रॉब्लम कब होगी बेटा? प्रॉब्लम तब होगी जब आप कंपनी और आपने 10 रुपए का एसेट खरीदा और आपको डिडक्शन कितने की मिली? 15 रुपए की। तब आप ये वाला एग्जांपल याद रखेंगे, आपने 10 रुपए की सामान खरीदा था और आपको 15 रुपए की क्या मिल गई थी? डिडक्शन। फिर आपने सर उसको 2 का बेचा तो भाई साहब क्या होगा? 2 को बेचने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिडक्शन, यहाँ पे आपका 2 रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पे? अंडर द हेड पीजीबीपी। 9 रुपए पीजीबीपी, 11 रुपए पीजीबीपी या कैपिटल गेन? कम ऑन, 11 रुपए बताओ कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी टैक्सेबल होगा। 13 रुपए पीजीबीपी टैक्सेबल होगा और 16 रुपए अगर मिले, 16 रुपए अगर मिले तो 15 रुपए पीजीबीपी और 1 रुपए जो है वो कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों? यहां पे साहब मैं जो अपना सेल प्राइस है उसे मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे, यानी डिडक्शन अलाउड के अमाउंट से। बोले किससे कंपेयर कर रहा हूं? डिडक्शन अलाउड के अमाउंट से, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्च एसेट के केस में आप डिडक्शन अलाउड के अमाउंट से जो है कंपेयर करते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई। और ये अगर आपको समझ आ गई ना मित्रों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप तो भाई बहुत बड़े चैंपियन हो और मैं भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। क्योंकि ये बात सीए फाइनल लेवल पे भी सर बच्चों के गले नहीं उतरती है। मैंने आपको 2 सिंपल एग्जांपल देके आपको अलग से बता दिया। कम ऑन, बिल्कुल तुषार भाई दिल जीत लिया। तुषार को ये भी याद है कि मैंने जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं बताता था कि पहले मुझसे गलती हो जाती थी और तुषार को ये भी याद है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड तुषार, थैंक यू भाई। आइए अब चलते सर 35 एडी पे। तो पहले से इसको रटना कैसे? 35 एडी में कौन कौन से बिजनेस आते हैं? मैं वेयर हाउस से जा रहा था, मुझे रास्ते में क्या हो गया? कोल्ड। फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अच्छा, वेयर हाउस से मैं कहां जा रहा था? घर। वेयर हाउस से, अच्छा ऐसा समझ लो, मैं वेयर हाउस से निकला, मुझे कोल्ड हो गया, मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से ठीक होकर मैं घर गया। घर पे फर्टिलाइजर वाले आए हुए थे, उनकी वजह से सर गैस की और पेट्रोलियम की बदबू आ रही थी, इसलिए मैं होटल चला गया। होटल के एक तरफ स्लम था और एक तरफ आईसीडी था।
एक तरफ स्लम था और एक तरफ आईसीडी था, राइट। और होटल के एक तीसरी तरफ सर बहुत सारी मधुमक्खी थी। मधुमक्खी क्यों थी? वहां पे शुगर थी। शुगर कैसे आई? स्लरी पाइपलाइन में। और पाइपलाइन में क्या आया? सेमीकंडक्टर आया। हाँ जी, और पाइपलाइन में क्या आया? सेमीकंडक्टर आया। और ये सारी चीजें बनाने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बात खत्म सर। बहुत ही बढ़िया सर। आइए एक बार दोबारा से क्या किया मैंने? मैं भाई साहब वेयर हाउस से निकला, मुझे कोल्ड हो गया, या फिर हाँ ऐसे कोल्ड हो गया तो कहाँ गया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से कहाँ गया? घर पे आए थे फर्टिलाइजर वाले। फर्टिलाइजर की वजह से गैस की बदबू, पेट्रोल की बदबू, इसलिए मैं होटल चला गया। होटल के एक तरफ स्लम था, एक तरफ आईसीडीसीएफएस था, और एक तरफ से मक्खियां बैठी थी। मक्खियां क्यों बैठी थी? क्योंकि शुगर था। शुगर कहाँ से आया था? स्लरी पाइपलाइन में। और साथ में क्या आया था? सेमीकंडक्टर आया था। और से ये सब कैसे बनता है? जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो। बताओ जी, और जीवन में क्या चाहिए? नहीं, मुझे बता दो और जीवन में क्या चाहिए। अब 35 एडी का क्रक्स क्या है? 35 एडी का क्रक्स ये भाई कि 35 एडी में आप रेवेन्यू और कैपिटल पे जो भी आप लोग खर्चा करेंगे रेवेन्यू और कैपिटल में, सर आपको उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी उस साल में जिस साल में आपने खर्चा किया, एक्सेप्ट ऑन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, एक्सेप्ट ऑन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, उसके बाद गाइस बात करते जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। देखिए यहां पे आपने ध्यान रखना है सर कि वो जो हमारी 48.3 वाला पॉइंट था ना, वो अब बहुत सारे सेक्शन पे एप्लीकेबल है, मैंने आपको दिखाया भी था, याद है? तो अगर आपने 35 एडी में भी ऐसा किया कि आपने कोई खर्चा किया है, आप 35 एडी वाला बिजनेस कर रहे हो, आपने खर्चा किया और उसकी पेमेंट एक ही दिन में एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 10,000 से ऊपर जा रही है और आपने पे कर दी है बाय एनी मोड अदर देन 1 2 3 4, तो आपको सर अब वो अमाउंट जो है वो अलाउड यहाँ पे डिडक्शन में नहीं होगा। अच्छा, आपने ऑपरेशन से पहले कुछ खर्चा किया, आपको अलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपने उसको बुक्स में प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी हो, यानी कैपिटलाइज कर रखा हो, तो आपके ऑपरेशन से पहले का भी सारा खर्चा आपको उस ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस ईयर में आप लोग अपने ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका बिजनेस ऑब्वियसली नया होना चाहिए, और नए में सर इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दी कि प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी सी पुरानी चल सकती है। थोड़ी सी पुरानी कितनी? 20%। 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो पुरानी चल सकती है, यानी 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी तो 20 करोड़ पुरानी चल सकती है, लेकिन वो पुरानी बाहर से आई हो, उस पर पहले कभी किसी ने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो अवेल ना किया हो। हाँ जी, उन्होंने कभी भी इंडियन इनकम टैक्स में उसका डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम ना किया हो। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर 35 एडी आप ले रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन सर उन एसेट्स के ऊपर जो है वो नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट चाहती है 35 एडी वाले बिजनेस को बढ़ावा मिले, तो 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड लगा दिया। लॉक इन पीरियड लगाने से कुछ होता ही नहीं है जब तक कॉन्सिक्वेंस नहीं बताओगे। तो कॉन्सिक्वेंस ये है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपका ये एक साल है, आपने यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी 100 की, ठीक है, आपने यहाँ पे सर 35 एडी क्लेम कर लिया, कितने का? 100 का। अगले सर आपने उस बिल्डिंग को जो है किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, नॉन 35 एडी बिजनेस में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, या हाँ चलिए ऐसा कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, इस साल आपकी डब्ल्यूडीवी हो जाएगी बिल्डिंग की, पता है कितनी? 100 माइनस 10, ये 10 क्या किया मैंने? डेप्रिसिएशन आपको जितनी अलाउड होनी चाहिए उतनी माइनस करके 90 रुपए जो है आपकी क्या कर देंगे? डब्ल्यूडीवी ऐड कर देंगे, और सर आपसे डिडक्शन जो है वो वापस ले लेंगे। लीजिए सर ध्यान से देखिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन as reduced by depreciation allowable, as if no deduction was allowed, shall be deemed to be the income of the assessee chargeable under the head, और सर वही आपकी डब्ल्यूडीवी भी बन जाएगी, यानी ये 90 लाख आपकी इनकम में भी ऐड हो जाएगा, और साहब आपकी 90 लाख की आपको डब्ल्यूडीवी भी मिल जाएगी, ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर ऐड हो जाएगी। रोमा बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने, विल बी एडेड इन दी ब्लॉक ऑफ एसेट एंड इनकम ऑल्सो। शाबाश रोमा। रोमा कहाँ कोचिंग ली आपने, बताएंगे जरा जल्दी से। अच्छा जी, हाउएवर above provision shall not above provision shall not apply to a company which is a sick industrial company। sick industrial company का सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं बच्चों। sick industrial company क्या होती है? अच्छा, रोमा कह रही है आपसे पढ़ा है, थैंक यू रोमा जी। जहां पे सर आपके एसेट्स की वैल्यू आपके लाइबिलिटी से कम हो जाए, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जब नेगेटिव में आने लग जाए, तो सर वो एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो है वो मानी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट बेचे, इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीवी। याद रखिएगा, ये जो 8 ईयर वाला पॉइंट था बेटा, किस पे था कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर नहीं करोगे। और सर ये वाला जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा, जो सेक्शन 28 में लिखा है, ये है सेल के लिए। अगर आपने सेल कर दिया तो साहब ये आपके लिए क्या कर देंगे हम लोग? टैक्सेबल कर देंगे सीधा सीधा उठा के अंडर द हेड पीजीबीपी। अच्छा, होटल वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सर एक होटल बनाया, मैंने डिडक्शन ले ली। अब मैंने डिडक्शन ले ली, मैंने से उसको उसकी मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दी। ऐसा मैंने आपको बताया भी था कि होता है कि होटल बना के आप मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देते हो क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा होता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है इस केस में, शांति से सुनिएगा। जिसने होटल बनाया था वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी, देन गाइज यहाँ पे आपको देखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपने 35 एडी ले लिया तो भाई साहब चैप्टर 6 से कि इन सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकते हो, सेक्शन 10 ए में एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर एक मिलेगा आपको और दोनों के फायदे जो है वो नहीं मिलेंगे। देन 35 एडी का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ हो सकता है? 35 एडी से ही हो सकता है, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। मुझे आप बताइए 35 एडी का लॉस अगर सेट ऑफ करना है तो रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम ऑन
बताइए, रिटर्न ऑफ इनकम टाइम फाइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस, अमेंडमेंट है, याद रखिएगा साहब, होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा जी, अब सर कुछ मुच मुच नोनू सोनू मोनू वाले सेक्शन पढ़ते हैं। 35 डीडीए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे आपने खर्चा किया है, 5 साल में आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं, दैट्स इट। 5 साल में आप लोग डिडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, और कोई पॉइंट इसके अंदर? नहीं सर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, याद रखिएगा बस इसको। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 150% रिडक्शन। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 35 सीसीडी, सीसीडी में जाके बेटा क्या डेवलप होता है? स्किल डेवलप होता है, 150% की रिडक्शन। आपने सर पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा के लिए आपने कोई डोनेशन दी है, आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी। छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। अगर आपने सर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर किए, आपने बिजनेस शुरू करने से पहले की कुछ खर्चे किए हैं, आपको बस रेजिडेंट एसएससी होना जरूरी है, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, राइट। अब डिडक्शन किस लिए मिलेगी जरा देखिएगा। अगर नया बिजनेस है तो बिफोर द कमेंसमेंट जो भी खर्चा हुआ है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई एक्सटेंशन करी है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई एक्सटेंशन करी है, तो एक्सटेंशन से रिलेटेड आपका जो भी खर्चा है वो सर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। ये पर्पस लिखें, जैसे कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, सर्वे करवाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके ऊपर जो खर्चा है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिडक्शन मिलती कितनी है? नॉन कॉर्पोरेट वालों के लिए सिंपल है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो कॉर्पोरेट एसएससी उनके लिए पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, उसका 5% निकालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो 25 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड 7 करोड़ है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10 करोड़ है, तो मैंने 10 करोड़ पकड़ लिया। 5% ऑफ 10 करोड़ कितना है? 50 लाख। लेकिन भाई साहब 25 लाख से तो ऊपर डिडक्शन मिल ही नहीं सकती ना किसी भी हाल में, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कम ऑन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ऊपर जो है आपकी डिडक्शन किसी भी हाल में नहीं जा सकती। इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। बोलिए कितना? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। गर्वित पूछ रहे हैं सर अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाहर से बनवाई तो क्या मिलेगी? भाई बिल्कुल भाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप खुद थोड़ा ना बनाओगे, आप बाहर से बनवाओगे भाई किसी स्पेशलिस्ट से। आइए देन 44 एडी, मित्रों त्रिवेदी नाम रख दो उसका, त्रिवेदी। 44 एडी लगता है त्रिवेदी, ओए होए 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 होए, 44 एडी लगता है त्रिवेदी। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये जो स्कीम है, ये जो सेक्शन है, ये पूरे के पूरे आपके पीजीबी के चैप्टर को ओवररूल करता है, याद रखिएगा। इसमें आपकी इनकम कैसे निकालते हैं? 8% और 6%। 6% अगर 4 मोड से रिसीव हुई है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, और नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पे यहाँ पे जो है इनका ध्यान रहेगा। इसको अपना ध्यान रखना। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो अमेंडमेंट आई थी, ये लीजिए। 8% की जगह 6% हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब आपको मोड प्रिस्क्राइब सारे के सारे पता है। आइए साहब, देन इसके बाद एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से नहीं है? 44 ए वाले और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए। 44 ए बी एक बार कनेक्ट कर लीजिए। वैसे सर 44 ए बी में टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ होती है, लेकिन 44 एडी वालों के लिए, एडी वालों के लिए टर्नओवर की लिमिट जो है वो 2 करोड़ रुपए की होती है। एलिजिबल एसएससी होना चाहिए। एलिजिबल एसएससी कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 और पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 है। और याद रखिएगा पार्टनरशिप फर्म डज नॉट इंक्लूड एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट इंक्लूड एलएलपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड रोमा, शाबाश, क्या बात है लड़की, शाबाश। आइए देन उसके बाद सर ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 और पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 के अंदर आपको कोई बेनिफिट आपने ना लिया हो। देन उसके बाद अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन आपको याद है, सफेद कोट वाले, काले कोट वाले, बिना कोट वाले, घर बनाने वाले, याद है ना? वो लोग जो हम पढ़ के आए थे 44 ए में, वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। कमीशन और ब्रोकरेज के बिजनेस में आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। एजेंसी बिजनेस में आप इसका बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा जी, देन बात करते हैं 30 to 38 में जो भी डिडक्शन अलाउड होनी थी वो मानेंगे डीम टू बी अलाउड है। आप उसके अलावा कोई और एक्सपेंस जो यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते। रिटर्न डाउन वैल्यू पे बात कर लेते हैं गाइस। 2 साल आपने 44 एडी लिया, यहाँ आपने बिल्डिंग खरीदी थी, यहाँ पे उसकी WDV 90 और यहाँ पे आपकी WDV जो है 81 मानी जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे आप 44 एडी से बाहर आ गए तो आपको 81 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है, यानी 81 आपकी WDV मानी जाएगी ओपनिंग, ना कि 100। यानी कि 2 साल जो आपने 44 एडी क्लेम किया, हमसे उसमें उन 2 सालों में आपकी बिल्डिंग की वैल्यू को जरूर रिड्यूस करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है, राइट। ये रिटर्न डाउन वैल्यू वाला पॉइंट था। देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से विल बी अलाउड, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल बी अलाउड, और इसको लेके थोड़ी सी क्लास में कंफ्यूजन हो गई थी, मैं क्लियर कर देता हूं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं होगी 44 एडी से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं होगी 44 एडी से। अब आते सर इस सेक्शन की जान पे 44 एडी 4। देखिए जरा यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सर आपने 2 साल जो है वो 44 एडी के हिसाब से अपनी इनकम निकाली। आपने यहाँ पे पहली बार 44 एडी लिया, तो ये सेक्शन बोलता है अगले 5 साल आपको 44 एडी मानना है। कैसे बोलता है? आपने यहाँ पे 44 एडी लिया, अगले साल 44 एडी दिया, और उसके अगले साल आपने अगर 44 एडी नहीं लिया, यानी कि आपने 8% और 6% से कम अपनी इनकम बता डाली, तो भाई साहब अगले 5 साल के लिए 1 2 3 4 5 अब आप 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ जी, अब आप 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं है। और ध्यान सुनिएगा, इन 6 सालों में, एक तो ये जिसमें आपने गड़बड़ करी, और अगले 5 साल, इन 6 सालों में आप लोगों की किसी भी ईयर में
अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो भाई साहब आपको 44AA भी लगेगा और 44AB भी लगेगा, यानी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और साथ साथ आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसीआई चाहे तो इस पर बहुत खेल खेल सकता है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत क्रिस्पली बताने की कोशिश करी। आपने पहले साल 44AD लिया, दूसरे साल आपको 44AD लिया, तीसरा आपने गड़बड़ कर दी, जिस साल आपने गड़बड़ करी उसके अगले 5 साल आप 44AD नहीं ले सकते। और इन 6 सालों में अगर आपकी कभी भी इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो आपको 44AA भी लगेगा और 44AB भी लगेगा। ये बात मैंने आपको जो है पढ़ा दी, राइट। देन ये मैंने आपको गाइस ये भी बता दिया था कि भाई 6% वाली बात है। और याद रखिएगा सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली बात है तभी एप्लीकेबल होगी 6% वाली, जब आपको पैसा जो है रिसीव हो गया है, कब, बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ओके, अच्छा जी। देन इसके बाद सर हम लोग चलते हैं आगे और हम देखते हैं हमारे पास और कौन सा सेक्शन है। 44ADA। अब तो सर इसको पढ़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस एक बात याद रखिएगा, 44AD रिस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे इसे एसएससी, एनी एसएससी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, वहां पे था रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। यहाँ पे है सर एनी एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया। 44A वाले प्रोफेशन कर रहे हैं, 50 लाख तक की इनकी लिमिट दी गई है। 50% और अगर ये कुछ ज्यादा बोलते तो वो, या 50% जो है इनकी ग्रॉस एसेट की इनकम हम लोग मान लेंगे। बाकी सारे के सारी चीज सर हम लोग जो है 44AD में पढ़ के आ चुके हैं, जैसे कि कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, रिटर्न डाउन वाला पॉइंट, और साथ साथ में अगर आपने अपनी इनकम 50% से कम बताई लेकिन वो मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो भैया 44AA भी लगेगा और 44AB भी लग जाएगा। आइए अब चलते हैं सर 44AE के ऊपर। 44AE क्या बोलता है सर? 44AE याद रखिएगा, जो लोग सर 10 तक 10 नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज है जिनके पास, 10 नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, वो लोग 44AE के लिए एलिजिबल है। और याद रखिएगा जो 44AE के लिए एलिजिबल है, जो 44AE में आ सकता है, जो प्लाइंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज कर रहा है, जो 44AD नहीं ले सकता है। अगर 10 तक है तो सर 44AE ले सकते हैं। 44AE में सर क्या है फॉर्मूला? अगर हैवी गुड व्हीकल है तो 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्लीज जरूर 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 करके जाइएगा। 1000 पर टन पर 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ जो है आपकी इनकम निकाली जाएगी। हैवी गुड व्हीकल वो होता है सर जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 12,000 से ज्यादा होता है। आईसीआई के स्टडी मैट में क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर सर इसके पास 2 ट्रक थे जिनकी कैपेसिटी 15,000 थी, तो उसके हिसाब से वो प्लीज क्वेश्चन करके जाइएगा, आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अदर देन हैवी गुड व्हीकल है तो 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ आपको जो है इनकम निकाली जाएगी 7500 रुपीज पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ पर व्हीकल, याद रखिएगा। ओके, सो प्लीज इसको कोई भी मिस नहीं करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर मैं इसको मार्क कर रहा हूं। देन वही सारे पॉइंट सर एज इट इज एप्लीकेबल है, कौन से वाले? 44AD वाले, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। 44AD में और ADA में ये लिखा था कि आपने उन सेक्शंस की बात नहीं मानी और आपकी इनकम मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है तो आपके ऊपर AAAB लगेगा। लेकिन यहां पे सिंपली एक बात बोली गई है, अगर आपने 44AE से कम इनकम निकली है आपकी तो साहब आपके ऊपर क्या लग जाएगा? 44AA और 44AB लग जाएगा। लोअर क्लेम करते ही, वेरी गुड सुनील नागर, बिल्कुल बढ़िया, लोअर क्लेम करते सर आपके ऊपर जो है ये रेट लग जाएगा। आइए देन उसके बाद सर बात करते हैं सर एग्रीकल्चर इनकम में, जो हमें जो है एक तरह से रेट्स बता रखे हैं। तो रबर के केस में 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी 2 हो सकती है, अगर कॉफी पे ज्यादा काम किया है तो बिजनेस इनकम ज्यादा। ज्यादा काम कितने होते हैं? 4, 4 से कितनी इनकम? 40%। ज्यादा काम कौन कौन से? ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड। ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। हाँ जी श्रेय बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सिमम अमाउंट यही है जो आप बात कर रहे हो, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाली बात, राइट। तो 4 काम किए तो भाई 40%, अगर 2 ही काम किए तो 25% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। टी में सर इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना काम किया 40% जो है आपकी इनकम मानी जाएगी बिजनेस इनकम, बाकी ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। अच्छा जी। देन सेक्शन 28 में सर 2 बातें ध्यान रखिएगा, ये हमने क्वेश्चन करते समय भी डिस्कस करा था। अगर पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्युनरेशन कुछ भी मिल रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपी एंड नॉट अंडर द हेड सैलरी बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म। 1 2 पार्टनर्स को सर अगर कोई प्रॉफिट शेयर मिल रहा है दैट विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a). 40B के बारे में गाइस मैं ये कहना चाहूंगा, आप प्लीज एक बार यूट्यूब पे जाएं और वहां पे लिखें सेक्शन 40B, आगे मेरा नाम लिख दीजिए नीरज अरोड़ा, एक वीडियो आएगी उसमें सर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है वो मिल जाएगा। आइए देन सेक्शन 28 के कुछ रेलेवेंट पार्ट है, जरा उनको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 28 में कुछ रेलेवेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं। तो भाई पीजीपी के अंदर क्या टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, वो कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे आपको सर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। देन उसके बाद अगर सर आपको देखिए, आपको अगर सैलरी में परक्यूजिट मिलता है तो वो सैलरी हेड में, लेकिन सर आपके क्लाइंट जो है आपको इन काइंड पैसा देके जा रहे हैं तो वो पीजीपी हेड में आ जाएगा। देन ये बात हमने करी ली है सर पार्टनर वाली। उसके बाद अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, यानी कि आपको
एब्सटेन करने के लिए कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी हम पीजीपी के अंदर ले आएंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कंपनी को मिलता है पैसा, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो साहब वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा भी पीजीपी हेड में टैक्सेबल होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट। जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो पीजीबीपी, जब हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, कम ऑन, जब हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो भाई साहब, एक मिनट मैंने शायद गलत बोल दिया, दोबारा बोलता हूं, जब हम लोग कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहां पे जाते हैं, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जाते हैं, आई होप आपको याद है, राइट। जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं और जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो साहब हम लोग कहां पे जाएंगे, पीजीबीपी के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो सर आपके लिए मान जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद 35 एडी वाला हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अगर सर 35 एडी वाला एसेट आपके पास था और वो आपने बेचा तो साहब हम लोग टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड पीजीबी। नाउ द लास्ट पॉइंट, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस जो है उसको बिल्कुल अलग माना जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस वो होता है जहां पे सर कोई भी जो है हम लोग एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते, अल्टीमेटली सेटल होता है विदाउट टेकिंग द डिलीवरी और ट्रांसफर, विदाउट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं सर, वो मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर आ सकता है। गैम्बलिंग यहां नहीं आएगा, गैम्बलिंग लॉटरी के अंदर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। गैम्बलिंग लॉटरी के अंदर जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, देन उसके बाद सर यहाँ पे कुछ चीजों को स्पेसिफिकली बोला गया है कि इन ट्रांजेक्शंस को हम लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। ये सर आप लोग के जो एफएम के टीचर्स हैं एक बार उनसे समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव है और कॉमोडिटी डेरिवेटिव है, प्रोवाइडेड दैट सीटीटी पेड हो। लेकिन अगर एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव है तो सीटीटी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये हमने आरटीपी के अंदर भी डिस्कस किया था। और मित्रों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं, नमस्ते, पीजीपी खत्म हो चुका है, कम ऑन बोलिए। चलिए साहब, एक टॉपिक मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए दिया है 40B का, प्लीज आप लोग जो है 40B पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक सर मैं आपको और बता देता हूं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है सर आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा 44 एडी एडीए में वो नहीं मिलेगी, और अदरवाइज सर आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हैं, कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सेप्ट, अब बताओ एक्सेप्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहां से सेट ऑफ नहीं हो सकती, कम ऑन जल्दी बताएं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहां से सेट ऑफ नहीं हो सकती, वेरी गुड, वन, सैलरी और लॉटरी, सैलरी और लॉटरी, ठीक है ना। कैजुअल इनकम से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। चलिए लीजिए साहब, यहां पे आके सर हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि साहब अपना तो सर पीजीपी रिवाइज हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बहुत ही बढ़िया सर। अब सर ये वीडियोस आपको मैं कैसे दूंगा, इसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बना दूंगा। एटलीस्ट एडू 91 लाइव वाले स्टूडेंट्स को तो जरूर 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 ये वीडियो मिलेगी, आप एंजॉय कीजिएगा इनको। और बाकी यूट्यूब पे सर डालते हैं नहीं डालते हैं वो देख लेंगे। एक बार जरा आज बच्चों से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे दिन हो गए हमने आपसे जो है बात नहीं करी। वेयर आर दी पार्टिसिपेंट्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी, सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। वैभव लूथरा जी, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। निधि छाजेड़, निधि छाजेड़ भी का भी माइक ऑन है, प्लीज बोल सकते हैं। वैभव, निधि। हेलो सर। हाँ जी निधि, कहाँ से हैं आप बताइए। मुंबई सर। मुंबई, अरे मुंबई से हमारा इतना प्रेम है, हर सेशन में मुंबई से बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। तुमने क्लासेस मुझसे लिया किसी और से ली, बस ये बताना कि नाम मत लेना किसी का, अगर किसी और से लिया तो। सर आपसे लिए है। हाँ फिर ठीक है। मैं कहूँ मुंबई में इतना प्यार कैसे भाई हमारे लिए, क्या बात है। सर आप बहुत अच्छा कराते हो, थैंक यू सो मच सर। कितना लाइक आई रियली विश्ड कि आपसे बात कर पाऊँ। चलो आज बात हो गई, बढ़िया से। मजा आया रिवीजन में? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कुछ पूछना चाहती हूँ निधि? नहीं सर, सर सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस आता रहता है बार बार, क्या करना चाहिए? स्ट्रेस तो बेटा अच्छा है, स्ट्रेस पॉजिटिव है, आप उसे पॉजिटिवली लो। स्ट्रेस की वजह से हम लोग पढ़ लेते हैं, अदरवाइज पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ जी वैभव भाई, कुछ बोलना चाहते हो तो जल्दी से बोल लो। वैभव, रेहान सूरी, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप भी बोल सकते हैं। रेहान सूरी। हेलो सर। हाँ जी रेहान, कैसे हो भाई? सर मैं ठीक हूँ सर, मैंने आपसे जीएसटी और इनकम टैक्स की क्लासेस ली हुई है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आप रेहान कहाँ पे रहते हो? दिल्ली में सर। दिल्ली में, बहुत बढ़िया। तो मजा आया आज पीजीबी रिवाइज करके? हाँ जी सर, मजा आ गया। कुछ पूछना चाहते हो? सर बस वही पूछा था कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप कर लिया रिवाइज, पर जब मैं ग्रुप 2 रिवाइज
करना शुरू करता हूँ तो फर्स्ट ग्रुप की टेंशन शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं भाई, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ अलग हो रहा हो, ठीक है रेहान? ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। हाँ बस बने रहो, चलते रहो साथ साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए रेहान से बात होगी। आंचल आंचल आसावा, आंचल आसावा, आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ। आंचल आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैभव तुमने अभी तक कुछ नहीं बोला भाई, तुम्हें मैं डिसेबल टू टॉक में डाल रहा हूँ। आंचल आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए प्लीज। और कौन कौन है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई यहाँ से, जो भी जुड़ना चाहें। नविद जैन, नविद जैन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नविद जैन कहाँ है? नविद जैन हमारे, नविद जैन यू आर अलाउड टू टॉक, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं नविद भाई। नविद, कुमुद सक्सेना, आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहता है? मैंने आप लोगों को अनेबल टू टॉक कर दिया है, आप बोल सकते हैं। कुमुद मैंने एक बार तुम्हें पहले भी किया था लेकिन तुम बोलती नहीं हो। नविद, नविद कहाँ रहते हो भाई? सर बीड, बीड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, क्या बात है भाई, महाराष्ट्र वालों का प्रेम हमारे लिए कम नहीं हो रहा है। जय महाराष्ट्र। हाँ जी नविद, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। इसलिए इनकम टैक्स की, जीएसटी की और एसएम की। ओके ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा रहा सर, सब समझ में आता है अच्छे से। चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, सब थैंक ठीक यू। ठाक? चलो बहुत हाँ बढ़िया। इसको रिवीजन को एंजॉय किया कि नहीं किया? यस सर, एंजॉय किया। चलो चलो बहुत बढ़िया बेटा, खूब मेहनत करो, पास होना है, ठीक है ना? यस सर, ठीक है जी, ठीक थैंक है। यू। ओके ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू नविद। हाँ जी, रक्षित जैन मेहर कुकरेजा, रक्षित जैन मेहर कुकरेजा। हेलो सर। हाँ जी रक्षित, कहाँ से हो भाई? सर मेरठ से। मेरठ से, क्या बात है, क्या बात है। सर मैंने आपसे इनकम टैक्स और जीएसटी की क्लासेस ली सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, चलो सब समझ आ रहा है अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। भाई ठीक है, ओके सर। Hi sir, ठीक है ठीक है। मेहर, हाँ जी मेहर कहाँ से हैं आप बताएं? Mumbai. मुंबई से, फिर से मुंबई से, क्या बात है I'm मेहर? so happy to like talk to you. And so you teach so well, like whatever you teach, like it just edges in my brain. Like you teach so well, and even like your live classes are like really nice. थैंक यू मेहर। तो मेहर मुझे बताओ, क्लासेस आपने हमारे साथ ही करी हैं या कहीं और करी हैं? Yeah, so I've taken your audit classes. ओके, अच्छा इनकम टैक्स आपने कहीं और पढ़ा है? Yeah. But चलो it was कोई बात really like I actually understand audit. Like I can talk audit, I can write audit, which is so amazing, which is really nice. चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है। रिवीजन एंजॉय किया आपने? Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, ग्रेट ग्रेट मेहर, ऑल दी बेस्ट बेटा, खूब अच्छे से मेहनत करो, Thank you, ठीक है? sir. ओके ओके ग्रेट। चलिए साहब, तो ये सर क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों को पढ़ा के, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही सर हम लोग अब बाकी सारी चीजें जो है कंप्लीट करेंगे बढ़िया से, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। ये लेकिन याद रखिएगा, जीत उसी को मिलने वाली जो मेहनत करने वाला है। मेरे प्यार के से कुछ नहीं होने वाला है भाई, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। बाय बाय एंड टेक केयर।